गुड आफ्टरनून। आज का हमारा विषय है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, जैसा कि हम जानते हैं कि रूसी क्रांति रूस में 1917 में हुआ था, अक्टूबर 1917 में, जिसकी शुरुआत मार्च में ही हो चुकी थी और 7 मार्च से इसकी शुरुआत हुई और जो इसकी दूसरी क्रांति हुई वो अक्टूबर में हुई, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति भी हम कहते हैं। और इसको दूसरे नाम से, जैसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं कि ये बोल्शेविक क्रांति भी था, क्योंकि इसमें बोल्शेविकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी लेनिन के नेतृत्व में। तो रूसी क्रांति के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति क्या था, और बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूसी क्रांति का नेचर क्या था। नेचर मतलब इसकी प्रकृति क्या थी, इसका इतिहास लेखन कैसा था। इतिहास लेखन बोलते हैं कि इतिहासकारों के बीच में जो डिबेट चलता है, किसी भी विषय को लेके एक डिबेट चलता है कि कैसा था, कोई भी क्रांति क्या था, क्या उसकी स्वरूप क्या थी, इसको लेके एक विवाद चलता है। इतिहासकार जो उसके विषय में लिखते हैं, उसके विषय में उसकी व्याख्या करते हैं किसी भी क्रांति की, तो उसकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में कि उसका इतिहास लेखन क्या था, उसका स्वरूप क्या था, और उसके कारण और परिणाम को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी क्रांति होती है तो उसका एक लंबा कारण होता है, लंबी अवधि के बाद ही होती है, एक आकस्मिक या अचानक से नहीं हो जाती है। कोई भी क्रांति क्रांति होती है तो क्रांति एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा शब्द है जो कि एक लंबा समय लेता है। जैसे रूस में क्रांति हुई तो उसके पीछे एक लंबा टाइम पीरियड था। जैसे आप जानते हैं कि 300 सालों तक रूस में जो है रोमनो वंश का शासन था, और उसके जो अंतिम शासक थे वो जार जार निकोलस द्वितीय थे, और जार निकोलस द्वितीय के ही शासन काल के विरुद्ध जो है रूस में ये क्रांति हुई थी। तो इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो कारण थे जो 300 सालों से चले आ रहे, मतलब जो रोमनो वंश का शासन था उसके खिलाफ क्या असंतोष था जनता में, किस तरह के असंतोष थे। और कारण को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें दो तरह के कारण होते हैं। एक तो दीर्घकालीन जो कारण होते हैं, लॉन्ग टर्म जो है कॉजेज, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज, और दूसरा जो होता है तत्कालिक कारण, जो उस समय के तत्कालिक कारण थे, उसने कैसे जो है क्रांति के लिए एक वातावरण तैयार किया रूस में। तो इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रूसी क्रांति के कारण क्या थे, तत्कालिक कारण क्या थे, और उसके लॉन्ग टर्म कारण क्या थे, दीर्घकालिक कारण क्या थे। ठीक है, इसके अलावा हम उसके परिणाम क्या हुए, समाज को कैसे रूसी क्रांति ने बदला, इसको जानने की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा सब टॉपिक्स है, जो उप विषय है इस क्लास का, वो है इतिहास लेखन, रूस का इतिहास लेखन। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस की क्रांति से पहले भी दुनिया में दो महत्वपूर्ण क्रांतियां हो चुकी थी। पहली जो क्रांति थी अमेरिकी क्रांति, और दूसरी आपकी फ्रांस की क्रांति। तो ये इन क्रांतियों का प्रभाव भी रूस की क्रांति पे पड़ा था। और जब हम क्रांति की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो सारे जगह पे पाए जाते हैं। इसीलिए हम दुनिया में जो क्रांति हुई उसको हम रूसी क्रांति बोलते हैं, एक को फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, और तीसरे को हम बोलते हैं अमेरिकी क्रांति। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व रहे होंगे जो इतिहासकारों ने जब इसकी व्याख्या की, इसको लेकर डिबेट रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि हम इसको क्रांति बोलें, और क्या इसमें क्या आम जनता की क्या रोल थी, उनकी क्या जो है भागीदारियां क्या थी उसकी, आम जनता की। तो इसके इतिहास लेखन की आज हम जो है पहला विषय जो हमारा है कि रूसी क्रांति का इतिहास लेखन क्या था, कैसा था, और इतिहासकारों के बीच जो है इसको लेके क्या विवाद थे। ठीक है, तो इस पे हम जो है अभी चर्चा करेंगे। जो पहला कारण है रूसी क्रांति का इतिहास लेखन। तो रूसी क्रांति का आधुनिक इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण घटना है पूरे दुनिया के लिए। कोई भी इतिहास जब लिखा जाता है तो पूरे दुनिया के लिए रूसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसपे इतिहासकारों का बहुत ज्यादा ध्यान रहा है कि आखिर इसके तत्व क्या है, आखिर क्यों ये क्रांति हुई रूस में, इसके परिणाम क्या हुए, इसके कारण क्या थे। तो इसको लेके इतिहासकारों के बीच में एक जिज्ञासा थी, एक भावना थी जानने की, और एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर के आई। जैसे कि पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति भी पूरे दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच में उसको भी लेके लगातार विवाद, डिबेट्स जो है चलते रहे, नए नए खोज उस पे होते रहे, नए नए आने वाले समय में जैसे जैसे आर्काइव खुलता गया, वैसे आर्काइव बोलते हैं अभिलेखागार को, जिसके स्रोतों के आधार पे
इतिहासकार जो है इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे उनका वो मिलते गए इतिहासकारों को, अभिलेखागार की उपलब्धियां होती रही, वैसे वैसे इतिहासकारों ने उसको नए तरीके से लिखने की, अपनी नई व्याख्याएं खोजने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि रूसी क्रांति जो है फ्रांसीसी क्रांति की तरह ही एक दिलचस्प विषय रहा है इतिहासकारों के बीच में, यह जानने के लिए कि ये क्रांति क्यों हुई और इसके कारण क्या थे। ठीक है, तो और ये इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति की ही तरह रूसी क्रांति ने भी पूरे विश्व की जो है दशा को परिवर्तित किया। एक नया विश्व को उभारने में, या नया विश्व हम देखते हैं जो आया सोवियत का बनना, और जो एक प्रतिस्पर्धा की भावना पूरे विश्व में आई, वो रूसी क्रांति के बाद आई। तो ये एक नया जो है विषय था, और इसका इतिहास लेखन जो है एक बृहद इतिहास लेखन हमें देखने को मिलता है रूसी क्रांति के बारे में। तो इतिहास लेखन में कई महत्वपूर्ण सवाल उठ के आते हैं रूसी क्रांति से जुड़े हुए, जिनको लेकर इतिहासकारों में मतभेद भी हमें देखने को मिलता है। पहला जो सवाल है कि क्या यह क्रांति अपरिहार्य थी, इनविटेबल थी, या जो है जैसा कि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह रूस की उस समय की परिस्थितियों की उपज थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यह क्रांति अपरिहार्य थी, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय की परिस्थितियों की उपज थी रूसी क्रांति। दूसरा सवाल है कि किस स्तर तक 1905 तथा 1917 की क्रांति का में लोगों का समर्थन मिला, किस लेवल पे लोगों ने इस क्रांति को समर्थन किया। क्या यह पॉपुलर क्रांति थी, या फिर इसमें कुछ ही लोग जो बुर्जुआ वर्ग थे या जो अमीर वर्ग थे वही शामिल थे। जो कोई भी क्रांति होती है, जैसे हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ था, तो हमारे यहाँ भी सवाल उठता है कि क्या यह पूरे देश में हुआ था या कि सिर्फ कुछ लोगों का था। तो उस पे भी इतिहासकारों के बीच में एक विवाद है कि क्या जो है हमारे यहाँ जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कुछ ही क्षेत्रों में हुआ था, या कुछ ही लोगों द्वारा किया गया था, या फिर एक मास मूवमेंट था। तो यहाँ भी इतिहासकारों के बीच में एक विवाद चल रहा है, एक डिबेट चल रहा है कि क्या यह जो रूस की क्रांति थी, 1917 की क्रांति थी, 1905 की क्रांति थी, या मार्च 1917 की क्रांति थी, अक्टूबर 1917 की क्रांति थी। वो इतिहासकारों के बीच में एक विवाद है कि क्या ये मास मूवमेंट था, एक पूरी मास मूवमेंट मतलब पॉपुलर मूवमेंट था जिसमें सारी जनता शामिल थी, जिसमें किसान, मजदूर या दूसरे अन्य वर्ग, महिलाएं, जो अन्य जातियों के लोग, अन्य धर्म के लोग भी इसमें शामिल थे, या सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग या फिर अमीर वर्ग ही इसमें शामिल था। जैसे हमारे यहाँ 1857 की क्रांति विद्रोह को लेकर एक विवाद चलता है कि ये सिर्फ जैसे रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब या ऐसे लोगों ने ही इसकी क्रांति, या मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने क्रांति की, या अन्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया। तो ऐसे ही रूस की क्रांति को लेकर इतिहासकारों के बीच में एक सवाल उठता है, एक विवाद होता है कि क्या यह मास मूवमेंट था, क्या ये पूरी जनता का मूवमेंट था, या फिर कुछ लोगों का ही मूवमेंट था इसको चलाने में। तो इस सवाल को भी हम इतिहासकारों के दृष्टि से हम देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो सवाल है कि ये एक सवाल और उठ के आता है कि क्या ये कुछ अवसरवादी लोग जो थे उन्हीं के द्वारा जो सत्ता पाना चाहते थे, उन्हीं के द्वारा ये क्रांति की गई थी, या वास्तव में इसके जो कारण थे वो जार की निरंकुशता थी, या जो वहां की स्थिति थी, दयनीय स्थिति लोगों की, उस वजह से ये क्रांति हुई। ठीक है, तो ये जो है मुख्य कुछ सवाल हैं जिसके संदर्भ में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल ये है कि किस स्तर पर जो नया समाज या रूस की स्थापना पुतिन अथवा बोल्शेविकों द्वारा किया गया सफल था। मतलब जो नया समाज या जो नया रूस का निर्माण बोल्शेविकों द्वारा, जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने 1917 में किया, जार को अपदस्थ करके, वो किस हद तक सफल रहा और किस हद तक उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इन्हीं सब सवालों को ध्यान में रखकर हम रूसी क्रांति के इतिहास लेखन की अब चर्चा करेंगे। जो इतिहासकारों का एक समूह है, जो इतिहासकारों का एक पहला समूह है, अक्टूबर 1917 के विद्रोह की वैधता पर सवाल उठाता है, उसके लेजिटिमेसी को ही क्वेश्चन करता है कि क्या 1917 की क्रांति है, 1917 की जो क्रांति है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, या वो वैध है या नहीं है, उसकी वैधता पे सवाल खड़ा करता है। इसलिए
सवाल खड़ा करता है कि वो ये मानते हैं कि क्या जब लेनिन ने या बोल्शेविकों ने जो क्रांति की, वो क्या वास्तव में लोगों के उद्धार करने के लिए की, वास्तव में वहां पे प्रॉब्लम थे, या एक अवसरवादी तरीके से अपने आप को सत्ता में लाने का एक प्रयास था। तो इसके जो कुछ इतिहासकारों का एक समूह है, वो इसके लेजिटिमेसी पे सवाल खड़ा करता है कि ये लेजिटिमेट वैध थे। लेजिटिमेसी बेसिकली होता है, हिंदी में इसका टर्म होता है वैधता। वैधता पे इसके सवाल खड़ा करता है। इनका सवाल है कि क्या लेनिन या बोल्शेविकों का प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो पहले की गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने हाथ में सत्ता लेने का अधिकार था? क्या ये इनके पास ये अधिकार था कि जो पहले की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो मार्च में बनी थी, उसको अपदस्थ करने का अधिकार लेनिन के पास था या बोल्शेविकों के पास था? प्रोविंशियल सरकार हालांकि अपने आप में चुनी हुई सरकार नहीं थी, ये मान रहे हैं इतिहासकार की प्रोविंशियल सरकार हालांकि अपने आप में एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, परंतु फिर भी इसने लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए आगे प्रयास किए थे। ज्यादातर रूढ़िवादी और उदारवादी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा को अवैध और गैर कानूनी मानते हैं। ज्यादातर इतिहास जो है बोल्शेविकों द्वारा जो सत्ता हथियाया गया 1917 में, उसको अवैध मानते हैं, लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, बल्कि गैर कानूनी, इलीगल मानते हैं उसको, और बोलते हैं कि ये कानूनी रूप से सही नहीं है। जो लेनिन ने या बोल्शेविकों ने 1917 में सत्ता को हथियाया, वो कानूनी रूप से सही नहीं है, तथा इनका मानना था कि इनको आम जनमानस का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये बोलते हैं कि ये एक पॉपुलर मूवमेंट नहीं था, जनता का मूवमेंट नहीं था, मास मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये लेनिन और बोल्शेविकों द्वारा, जो कि एक अवसरवादी, ये इतिहासकारों का समूह मान रहा है कि ये अवसरवादी जो लोग थे, वो सत्ता को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने 1917 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपदस्थ कर अपनी सरकार बनाई। और ये रूसी क्रांति जो था, इसमें आम जनता की या जनमानस का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त नहीं था इनको। इतिहासकार रिचर्ड पाइप्स, RICHARDPIPES, इतिहासकार रिचर्ड पाइप्स एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है रिचर्ड पाइप। ये अक्टूबर क्रांति, जो 1917 के अक्टूबर क्रांति जिसको हम बोलते हैं, 1917 की क्रांति को, ये बोलते हैं कि ये क्रांति जो है लेनिन का एक्शन और मैनिपुलेशन था। ये बताते हैं कि जो अक्टूबर 1917 की क्रांति थी, ये लेनिन का एक्शन था, लेनिन का बनाया हुआ क्रांति था, लेनिन के द्वारा निर्माण गठित की गई हुई क्रांति थी, और एक उनका मैनिपुलेशन था, मैनिपुलेटिव तरीके से इसको क्रांति का रूप दिया गया था। इनके अनुसार लेनिन ने ही रूस की में अस्थिरता पैदा की। ये बोल रहे हैं कि रिचर्ड पाइप बोल रहे हैं कि लेनिन ने ही रूस में अस्थिरता पैदा की। पहले चीजें ठीक चल रही थी, पर लेनिन ने उसको खराब करने की कोशिश की ताकि वो अपने आप को सत्ता में ला सके। तथा और ये बोलते हैं कि वो यह अवसरवादी था लेनिन, जिसने 1917 के मौके को भुनाया तथा सत्ता को हाईजैक कर लिया। ये बोलने की एक तरीके से लेनिन ने सत्ता को हाईजैक कर लिया। इसके विपरीत सोवियत और मार्क्सवादी इतिहासकार, सोवियत और मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं, वो अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। अभी तक हम जो बता रहे थे वो रिचर्ड पाइप्स का व्यू बता रहे थे। ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर क्रांति जो था, लेनिन का एक्शन और मैनिपुलेशन जो है वो लेनिन का था। इनके अनुसार लेनिन ने ही रूस में अस्थिरता पैदा किया तथा अवसरवादी था। लेनिन जो है था अवसरवादी था, जिसने 1917 के मौके को भुनाया तथा सत्ता को हाईजैक कर लिया, सत्ता पे कब्जा कर लिया। इसके विपरीत, इस व्यू के विपरीत, इसके कॉन्ट्रास्ट में जो अगला व्यू है वो सोवियत और मार्क्सवादी इतिहासकारों का है, जो प्रोविंशियल सरकार के असफलताओं को उजागर करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोविंशियल सरकार जो लेनिन के से पहले की सरकार बनी थी मार्च में, वो उसकी असफलताएं क्या है, वो असफल सरकार थी। इनका मानना था कि वो असफल सरकार थी तथा उसे ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो मानते हैं कि जो 1917 की क्रांति हुई थी, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो प्रोविंशियल सरकार के असफलताएं हैं। वो सही तरीके से सरकार चला नहीं पाई, सही तरीके से लोगों को गवर्न नहीं कर पाए, सही नए नियम कानून जो बनाए थे वो लोगों के हित में नहीं थे, इसलिए जो वहां पे सत्ता के विरुद्ध आवाज उठी। ठीक है, तो ये उनको जो है जिम्मेवार ठहराते थे। ये लेनिन द्वारा सत्ता पर कब्जा को वैध है, लेजिटिमेट मानते हैं। ये जो इतिहासकार हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, और जो सोवियत के इतिहासकार हैं, उसको बोलते हैं कि वो वैध सत्ता थी, उसको
गलत नहीं मानते, उसको इलीगल नहीं मानते हैं और ये बोलते हैं कि उनको जन समर्थन प्राप्त था। पहले के हम इतिहासकार देख रहे हैं कि जो इतिहासकार हैं उसको लेजिटिमेसी पे सवाल उठाते हैं, उसके पॉपुलर मूवमेंट पे सवाल उठा रहे हैं कि पॉपुलर मूवमेंट नहीं था, लेनिन एक अवसरवादी नेता था, वो जानबूझ के सत्ता पे कब्जा करना चाहता था और पहले की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है असफल गवर्नमेंट थी, अच्छी गवर्नमेंट थी, उसको अपदस्थ किया लेनिन ने। पर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जो सोवियत इतिहासकार हैं, वो इसके विपरीत आवाज लिखते हैं और वो अपने साक्ष्यों के आधार पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट सही नहीं थी, वो असफल सरकार थी, ठीक है। और उसकी असफलताएं ही लेनिन को जो है एक मौका देती है, उसको एक मौका देती है सरकार में आने की, और लेनिन ने इस मौके को भुनाया। और लेनिन को ये बोलते हैं कि जो लेनिन था या जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसमें एक मास मूवमेंट था, एक जनता जो ज्यादा जन समर्थन प्राप्त था उस मूवमेंट को। तो ये विद्रोह का जो है बोलते हैं कि एक मास मूवमेंट था और इसको जन समर्थन प्राप्त था। जो दूसरा जो व्यू है, जो दूसरे इतिहासकारों को व्यू है, वो है उदारवादी रूढ़िवादी इतिहासकारों का दावा है कि रूसी क्रांति असफल हुआ क्योंकि इसकी विचारधारा त्रुटिपूर्ण थी। इन इतिहासकारों का मानना है कि रूसी क्रांति इसलिए सफल हुई क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो लेनिन की पार्टी थी, उसकी विचारधारा ही में ही प्रॉब्लम था। वो विचारधारा जो है त्रुटिपूर्ण थी, उसमें एरर था, उसमें प्रॉब्लम था। इन इतिहासकारों में मेन है रॉबर्ट सर्विस, ROBERTSERVIC, रॉबर्ट सर्विस एंड मार्टिन मालिया, MARTIN मार्टिन मालिया और रॉबर्ट सर्विस। इनके अनुसार समाजवाद एक गैर प्राकृतिक होता है, अननेचुरल जो है समाजवादी जो विचारधारा, जो लेनिन की विचारधारा थी, इनको ये बोलते हैं कि गैर प्राकृतिक थी, एक अननेचुरल तथा अनसस्टेनेबल और रक्षणीय, अनसस्टेनेबल थी, मतलब सस्टेन करने वाली विचारधारा, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने वाली विचारधारा नहीं थी, ये अननेचुरल विचारधारा थी और अनसस्टेनेबल व्यवस्था में पली बड़ी जो है विचारधारा थी, जिसको फेल होना तय था, जिसका फेल होना, इन्होंने बोला, इन इतिहासकारों का मानना था कि इसका फेल होना आगे तय था। इनके अनुसार रूस के नए समाज में बोल्शेविक विचारधारा को जन समर्थन प्राप्त नहीं था। ये इतिहासकार मानते हैं कि रूस के जो नया समाज का निर्माण हो रहा था, इसमें बोल्शेविक समाज, जो बोल्शेविक विचारधारा थी, इसको जन समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि यह आतंक, ये टेरर के बेस पे आधारित था, जो टेरर फैलाता था। आगे बोल रहे हैं कि ये आतंक और बलपूर्वक लोगों पे शासन कर रहे थे, बल्कि इनको जनमानस का समर्थन प्राप्त नहीं था, ये आतंक के बल पे और टेरर के द्वारा ही रूस में शासन कर रहे थे। ये लेनिन की पार्टी और बोल्शेविक के लिए ये बातें कह रहे हैं उदारवादी और रूढ़िवादी इतिहासकार, वो मान रहे हैं कि इनके विचारधारा में ही प्रॉब्लम थी, इनकी जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, इनकी जो समाजवादी विचारधारा है, उसी में प्रॉब्लम है। ये आगे सस्टेन करने वाली विचारधारा नहीं है, ये अननेचुरल और अनसस्टेनेबल विचारधारा है और इसमें प्रॉब्लम है। इनको जन समर्थन प्राप्त नहीं है, बल्कि ये जन समर्थन जो दिखा रहे हैं वो टेरर के बल पे दिखा रहे हैं, वो आतंक के बल पे दिखा रहे हैं, वो लोगों को बलपूर्वक अपने कब्जे में लेकर दिखा रहे हैं कि हमारे लिए लोगों का जन समर्थन है। तो इनको जन समर्थन प्राप्त नहीं है, ये इन इतिहासकारों को मानना है, जिनमें रॉबर्ट सर्विस और मार्टिन मालिया नामक इतिहासकार जो है मुख्य इतिहासकार हैं। आगे हम जो बढ़ रहे हैं, तो इनके अनुसार जो ये मार्टिन मालिया और रॉबर्ट सर्विस जो इतिहासकार हैं, ये बोल रहे हैं कि बड़े स्तर पर समाज के व्यापारी, जो बड़े स्तर पे जो समाज के व्यापारी वर्ग था, कुलक वर्ग था, जिसको कुलक कहा जाता था, व्यापारिक वर्ग, जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें मनी, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी मार्केट की बात कर रहे थे। वो लोग मार्केट की बात कर रहे थे, वो लोग प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे थे, वो लोग मनी की बात कर रहे थे। और ये विचारधारा क्या थी, ये इतिहासकार मानते हैं कि ये विचारधारा इसके विपरीत थी, जबकि व्यापारिक वर्ग इस विचारधारा से संतुष्ट नहीं था। रूसी समाजवादियों ने मजदूरों और कामगारों को कोई इंसेंटिव नहीं दिया। ये बोलते हैं कि ये जो विचारधारा थी, या रूसी समाजवादी लोग थे, बोल्शेविक लोग थे, वो
जो वहाँ के मजदूर और कामगार थे उनको इंसेंटिव नहीं देते थे। इस सरकार को लोगों का समर्थन और कोई मोरल बेस नहीं था, इनका कोई मोरल ग्राउंड नहीं था और लोगों का जन समर्थन प्राप्त नहीं था कोई, जिसके कारण इन्होंने हिंसा के द्वारा लोगों पर राज करना शुरू किया। ये मानते हैं, ये इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने हिंसा के द्वारा, हिंसा करके लोगों पे शासन करने की शुरुआत की, बल्कि इनके पास कोई मोरल ग्राउंड या कोई जन समर्थन प्राप्त नहीं था। और अगला जो विचार है, अब सवाल उठता है कि जो अगला सवाल है उसके जवाब में इतिहासकारों का जो व्यू है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। अब अगला सवाल है कि क्या पीजेंट्री वर्ग, किसान और मजदूर, पीजेंट्री वर्ग बोलते हैं जो किसान और मजदूर हैं, ने आंदोलन का समर्थन किया या विरोध किया, या क्या जो उनका नेचर क्या था, वो क्या व्यू था, जो पीजेंट्री वर्ग था उसका क्या नेचर था आंदोलन को लेके, वो क्या इसका समर्थन किया या इसका विरोध किया। तो रूस में जन्मे उस समय के अमेरिकी मूल के इतिहासकार व्लादिमीर ब्रोकिन, व्लादिमीर BLADIMIR BROVKIN, व्लादिमीर ब्रोविकिन के अनुसार अक्टूबर क्रांति मुख्यतः ये मान रहे हैं कि एक शहरी क्रांति थी। ये बोल रहे हैं कि किसान मजदूर जो गांव में रह रहे थे, जो ग्रामीण इलाके थे, ये वो क्रांति नहीं थी, बल्कि अक्टूबर की जो क्रांति हुई, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति बोलते हैं 1917 की, वो एक शहरी क्रांति थी। बोल्शेविक इसलिए सत्ता को प्राप्त कर पाए क्योंकि किसान मजदूर वर्ग ने इनका विरोध नहीं किया। ये मान रहे हैं कि एक तरफ तो किसान और मजदूरों का जन समर्थन प्राप्त नहीं था, और किसान मजदूर न्यूट्रल, ये इन इतिहासकार जो व्लादिमीर ब्रोकिन हैं, जो अमेरिकी मूल के रूसी इतिहासकार हैं, ये बोल रहे हैं कि किसान और मजदूर एक न्यूट्रल भूमिका में थे और ये एक शहरी क्रांति थी। अगर वो न्यूट्रल भूमिका में इसलिए थे कि उन्होंने जो किसान और मजदूर थे, हालांकि ये बोलते हैं कि किसान और जो मजदूर वर्ग थे इस क्रांति का समर्थन नहीं किया, पर वो लोग इसका विरोध भी नहीं किया, और इसका फायदा जो है बोल्शेविकों को मिला। रूस का किसान मजदूर वर्ग, इनके अनुसार व्लादिमीर ब्रोकिन के अनुसार, रूस का किसान और मजदूर वर्ग सरकार और राजनीति के मामलों में अक्सर उदासीन रहते थे। ये बोल रहे हैं कि रूस का जो किसान और मजदूर वर्ग है वो राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं रखता था और सरकार से, वो बल्कि इसके प्रति उदासीन रहते थे, इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करते थे। उनमें एक उदासीनता की भावना आ गई थी कि हमें इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है तो हमें कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं था है। पहले भी लोग लूट रहे थे और अभी भी जो सरकार बनेगी वैसे ही काम करेगी, तो इनके प्रति जो है राजनीति के प्रति उतनी जो है हमें प्रगतिशीलता या उसके प्रति जागरूकता हमें देखने को नहीं मिलती है, बल्कि एक उदासीन भावना इनके अंदर देखने को मिलती है। यही नहीं बल्कि अनेक किसानों ने समाजवादी क्रांतिकारी के भूमि सुधार नीति का समर्थन भी किया, बल्कि ये बोल रहे हैं कि समाजवादी क्रांतिकारी जो पहले की सरकार थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके जो भूमि सुधार नीति थी उसका समर्थन भी इन मजदूर किसानों ने किया, परंतु आगे चलकर लेनिन तथा स्टालिन के नीतियों के विरुद्ध किसानों ने प्रतिरोध किया। आगे चल के ये बोल रहे हैं, ये इतिहासकार, अमेरिकी जो इतिहासकार हैं व्लादिमीर ब्रोकिन, बोल रहे हैं कि आगे चल के किसानों और मजदूरों ने बल्कि स्टालिन की नीतियों का विरोध किया, उसको सराहा नहीं बल्कि इसका विरोध ही किया आगे चल के। अगला जो इतिहासकार है वो इतिहासकार जॉर्ज केनन है, GEORG KENNAN, जॉर्ज केनन। इनका मानना है, इनका मत है कि रूसी क्रांति आधुनिकीकरण के लिए लाया गया था। ये बोल रहे हैं कि रूसी क्रांति जो था वो आधुनिकीकरण के लिए, एक प्रगति के लिए लाया गया था। इनके अनुसार आर्थिक सुधार की गति धीमी होने के कारण ही रूस में अनरेस्ट, मतलब अशांति और क्रांति की शुरुआत हुई। ये बोल रहे हैं कि आधुनिकीकरण के लिए क्रांति जो है रूस में आई, क्योंकि उसमें आर्थिक जो सुधार के तत्व थे वो पहले बहुत धीमी थी, जिसकी वजह से रूस, जबकि हम पूरे यूरोप का अगर देखें तो पूरे यूरोप में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये सारे सिस्टम आ चुके थे। अभी तक रूस में ये सारे सिस्टम, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति नहीं हुए थे। तो ये इतिहासकार जॉर्ज केनन बोल रहे हैं कि आधुनिकीकरण के लिए, क्योंकि
वहाँ की जनता को पता था कि पूरे दुनिया में जो है विकास हो रहे हैं, पूरे यूरोप में विकास हो रहे हैं, तकनीकी का डेवलपमेंट हो रहा है, एशिया के देश जैसे जापान डेवलपमेंट कर रहा है। और जापान आपको पता है कि 1904-5 में रूस को हरा भी चुका था, और दुनिया के सारे देश जो है एक विकास की प्रगति पे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि रूस का जो आर्थिक विकास की दर है वो धीमी है, तकनीकी विकास की दर जो है धीमी है। और यही बोल रहे हैं कि यही जो है रूस में अनरेस्ट का कारण, अशांति का कारण बनती है, लोगों में एक प्रॉब्लम दिखता है कि रूस में अब समस्या है और इसको सॉल्व करना है, और इसी ने जो है क्रांति की शुरुआत हुई। ये बोलते हैं कि 1917 की जो क्रांति है वो इसी वजह से हुई, अनरेस्ट की वजह से हुई, आर्थिक जो है विषमताओं की वजह से हुई। तो इस इतिहासकार जो जॉर्ज केनन का मानना है कि ये जो क्रांति थी वो आधुनिकीकरण के लिए थी, बदलाव के लिए थी, एक परिवर्तनकारी क्रांति थी जो वहां पे हुई। ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल क्लास जो और वर्किंग क्लास, जो औद्योगिक घराना था और जो वर्किंग क्लास जो काम करने उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, उनके पास ही क्रांति करने की क्षमता थी, और ये अब नीतियों में बदलाव तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते थे। इनके अनुसार जो वर्किंग क्लास था या जो मजदूर थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, या जो वहाँ के फैक्ट्री के मालिक थे, वो चाहते थे कि अब ऐसी नीतियां बने जो उद्योगपतियों के लिए हो, जो कामगारों के लिए हो, जो औद्योगिकरण के लिए हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हो, जो नया तकनीक में विकास लाए, रूस को औद्योगिकरण के लिए तेजी से आगे बढ़ाए। और इन्हीं वर्ग में, ये बोल रहे हैं इतिहासकार, इन्हीं वर्ग में जो है क्रांति करने की क्षमता थी। बाकी जो वर्ग था उनके पास क्षमता नहीं थी कि क्रांति करें, बल्कि जिसके पास कुछ रहेगा, जो मिडिल क्लास, अक्सर बोला जाता है कि कोई भी जो रिवोल्ट होता है, जो कोई भी क्रांति होती है, तो उसमें मिडिल क्लास, मध्य वर्ग की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, किसान मजदूर की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, उनमें भी वो वर्ग महत्वपूर्ण होता है जिनके पास कमाने खाने के लिए कुछ रोजगार होते हैं, जो सोच सकता है और जो परिवर्तन चाहता है। तो जॉर्ज केनन ये बात बोल रहे हैं कि वर्किंग क्लास और इंडस्ट्रियल जो क्लास था वो क्रांति के लिए आगे आया, उसमें क्षमता थी क्रांति करने की, वो क्रांति कर सकता था, और उसी ने ऐसा किया। और वो क्यों किया? क्योंकि वो बदलाव चाहता था, वो नए कानून चाहता था, वो नए नियम चाहता था, वो नई सरकार चाहता था, जो राजनीतिक, और वो अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहता था सरकार में, ताकि अपने तरीके से पॉलिसी बना सके। कहीं किसी भी देश का इंडस्ट्रियल क्लास, अब आप अंग्रेजी क्रांति पढ़ेंगे, आप रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे, वहां भी जो ऐसा वर्ग था वो आगे आया और क्रांति के लिए क्रांति किया, और वहां पे परिवर्तन के लिए आगे आया। उनको चाहिए था कि जो नए कानून बने, जो नए पॉलिसी बने, वो उनके हितों के लिए बने, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बने, और उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधित्व उनको मिले राजनीति में। तो ये उनका मानना था। ये जॉर्ज केनन इतिहासकार का मानना था कि इसी वजह से जो है रूस में क्रांति हुई। अगला जो जर्मन अमेरिकी इतिहासकार हैं, थियोडोर वॉन लॉ, THEODORE, थियोडोर, VON वॉन, LAUE, लॉ। इन्होंने जॉर्ज कैनन जो पहले इतिहासकार हैं, इनके सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया है, इनको फर्दर किया है। थियोडोर वॉन लॉ ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है, और इनके अनुसार 1890 का औद्योगिकरण एक कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी। ये बोल रहे हैं कि 1890 में जो रूस में औद्योगिकरण हुआ था थोड़ा बहुत, ये कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी जो कि बदलते और आधुनिक समाज द्वारा लाया गया था, बल्कि यह विट्टे, ये बोल रहे हैं कि एक नाम बता रहे हैं जो विट्टे थे, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि विदेशी निवेश और लोन से संभव हुआ। ये बोल रहे हैं कि जो रूस में औद्योगिकरण की एक प्रक्रिया चालू हुई 1890 में, ये वहां कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी, अपने आप से नहीं हो गई थी, बल्कि ये क्या था, एक विदेशी निवेश, विदेशों से पैसा लगा था रूस में, और लोन आया था विदेशों से, जिससे ये संभव हुआ। इनके काम को जो है ये आगे बढ़ाते हैं, और इसी वजह से जो है वहां पे नए बदलाव की मांग उठने लगी। अब जो है अगला इतिहासकार है। अब इतिहासकारों में इस बात पर भी विवाद है कि क्या यह वास्तव में एक पॉपुलर क्रांति थी। अब जो इतिहासकार हैं अब आगे ये बता रहे हैं कि क्या वास्तव में जो है 1917 की क्रांति पॉपुलर क्रांति थी। तो इस विचार का मुख्यतः सरकारी, इस विचार की
जो परोपकार हैं, जो परोपकारी इतिहासकार हैं, वो बेसिकली रूसी इतिहासकार और सरकारी इतिहासकार हैं, जो कि 1917 के बाद क्या हुआ कि बोल्शेविकों की सरकार बनी, कम्युनिस्टों की सरकार बनी। तो वहाँ पे जो लिखा गया, जो इतिहास में लिखा गया, जो पढ़ा गया, वहाँ पे जो व्याख्या की गई रूसी क्रांति की, वो सरकार के परोपकार में की गई। सरकार की ही तो जो सरकार चाहती थी वही लिखवाई, कि सरकार चाहती थी कि वो लोग ये लिखें कि ये जो बोल्शेविक क्रांति थी वो पॉपुलर क्रांति थी, एक मास मूवमेंट थी, और पहले की जो सरकारें थी वो निकम्मी थी, और बोल्शेविक जो सरकार थी वो मजदूरों किसानों का उद्धार करना चाहती थी। मजदूर और मजदूर और किसानों ने स्वफुर्त रूप से अपने स्वेच्छा से जो है क्रांति में भाग लिया और बोल्शेविकों का, कम्युनिस्टों का जो है समर्थन किया। तो ये वहाँ की सरकार जो है लंबे समय तक तो इतिहासकारों को अपने तरीके से इतिहास लिखने के लिए बाध्य करती रही, अपने तरीके से उसको मनवाती रही इस बात पे जो है। पर जब हम देखते हैं कि सोवियत रूस का विघटन हो जाता है, उसके बाद जो है नए तरीके से इतिहास लिखने लगे और इस पे सवाल उठाया जाने लगा कि जो पहले का इतिहास लिखा गया है अब नए तरीके से उसकी व्याख्या की जाए, उस पर सवाल उठाए जाएं। जो पॉपुलर मूवमेंट जिसको बोला गया कि ये पॉपुलर मूवमेंट था, जो लोग जो है पॉपुलर क्रांति थी, पॉपुलर रिवॉल्यूशन था, उसमें सारे आम जनता की सहभागिता थी, किसान मजदूर की सहभागिता थी और इन्होंने इसमें भाग लिया है, तो अब इस पे सवाल खड़े किया जाए। तो ये 1890 में जब 1990 में जब सोवियत रूस का विघटन होता है, तब ये नए तरीके से इतिहास लेखन की चर्चा होती है। पर जो पहले का इतिहास है, जो सरकारी इतिहास है, जो राजपोषित इतिहास है, राजपोषित उसको कहते हैं जो राज्य द्वारा पोषित किया गया है, जो राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया, और संरक्षणवादी जो इतिहासकार थे वो जो है सरकार जो चाहती थी वही लिखते थे। तो वो जो है इतिहासकार हैं, इसको बोलते हैं कि एक पॉपुलर मूवमेंट था, एक जनमानस का मूवमेंट था, इसको जो है जनता का समर्थन प्राप्त था, जनता ने इसको समर्थन दिया था, किसान मजदूरों का इसको समर्थन प्राप्त था, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो है बेसिकली बोल्शेविक पार्टी थी, जो कि लेनिन के समर्थन में सरकार चला रही थी, लेनिन के नेतृत्व में सरकार चला रही थी। और जो इनका एक जब 1917 में क्रांति हो गई, तो इन्होंने एक जो इतिहासकारों का जो एक सरकारी इतिहासकार थे और जो राज्य पोषित इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा, उसको 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन द्वारा उसको पब्लिश किया गया, उसको पूरे दुनिया में पब्लिश किया गया, उसको बांटा गया कि क्रांति जो है पॉपुलर क्रांति है और इसमें सारे लोगों का कैसे सहभागिता हुआ, जनमानस का क्या रोल था, इसको दिखाने की कोशिश पूरी की गई इनके द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। सोवियत इतिहास लेखन के अनुसार रूसी क्रांति में मजदूरों और किसानों का नेतृत्व लेनिन और बोल्शेविकों ने किया। ये बोल रहे हैं कि लेनिन और बोल्शेविकों ने क्या किया, मजदूरों और किसानों का जो है नेतृत्व किया इस क्रांति में। लेनिन और पार्टी मजदूरों और किसानों के लिए मसीहा बनकर आए। ये बोल रहे हैं कि लेनिन और बोल्शेविक पार्टी वो है कि जो है किसानों और मजदूरों के लिए मसीहा बनकर आए, उनके लिए एक उद्धारक के रूप में आए, पहले कोई नहीं आया। और जो पहले की सरकारें थी वो भ्रष्ट थी, वो जो है इनको काम करने नहीं देती थी, इनके ऊपर जो है इनके ऊपर अत्याचार कर रही थी, इनको पैसे नहीं दिए जाते थे, किसानों को जो है पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे भूमिपतियों या पूंजीपतियों द्वारा, औद्योगिक घरानों द्वारा जो है मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। ऐसे समय में जो है लेनिन और उनकी पार्टी जो है किसानों के लिए एक मसीहा बन के आई। ये इन इतिहासकारों का मानना है, जो सरकारी इतिहासकार हैं, जो राज्य पोषित इतिहासकार हैं, जो रूसी इतिहासकार उस समय के थे 1917 के बाद के, वो इसको मानते हैं कि किसानों और मजदूरों के लिए लेनिन ने किसानों और मजदूरों का 1917 में नेतृत्व किया और एक मसीहा के रूप में वहां पे आए। और इनके अनुसार जो अक्टूबर की क्रांति थी वो आवश्यक थी, वो आवश्यक किसके लिए थी, किसानों और मजदूरों के लिए, उनके उद्धार के लिए मानते हैं कि वो अति आवश्यक थी, उसका होना बहुत जरूरी था, उसका रूस में परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इतिहासकारों का एक मत है कि इस क्रांति को जन समर्थन प्राप्त नहीं था, एक क्रांति जो है जबरदस्ती जो है लेनिन का अवसरवादिता था और अवसरवादी तरीके से लेनिन जो है सत्ता में आना चाहता था प्रोविंशियल सरकार को हटा के, जबकि उसको जो किसान और मजदूरों का जो पॉपुलर मूवमेंट था उसका जन समर्थन, जो मास का जो जन समर्थन प्राप्त नहीं था। पर इसके विपरीत जो
सरकारी इतिहासकार हैं, जो राजपोषित इतिहासकार हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो क्रांति, अक्टूबर की क्रांति आवश्यक थी, इसको जन समर्थन प्राप्त था, इसकी रूस की मजदूर की जो मजदूर और किसान थे उनका समर्थन प्राप्त था, उनके शोषण के लिए, उनके उद्धार के लिए लेनिन और उनकी जो बोल्शेविक पार्टी थी उनको उसने शोषण से बचाने के लिए और उनके उद्धार के लिए आगे आए और उन्होंने इसमें क्रांति की। इसमें इसमें जो इतिहासकार हैं ये बोल रहे हैं कि इस क्रांति ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। लेनिन ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स जो उस समय जर्मनी में और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ लिख रहे थे, किसानों और मजदूरों के लिए लिख रहे थे। उन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये मजदूरों की क्रांति है। लेनिन ने मजदूरों की क्रांति, मजदूरों के लिए क्रांति किया है, बल्कि अपने लिए नहीं, अपनी सत्ता के लिए नहीं, अपने राजभोग के लिए नहीं, बल्कि इसने लेनिन ने और बोल्शेविकों ने जो है उनके उद्धार के लिए, मजदूरों के उद्धार के लिए, किसानों के उद्धार के लिए क्रांति किया। और कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, और जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग का जो शोषण हो रहा है फैक्ट्रियों में, जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके द्वारा उससे बचाने के लिए क्रांति की गई और उसके विचारों को ही आगे बढ़ाया गया उनकी पार्टी के द्वारा और लेनिन के द्वारा। कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाया गया। बोल्शेविकों ने भ्रष्ट बुर्जुआ वर्ग, ये बोल रहे हैं कि जो भ्रष्ट बुर्जुआ वर्ग, जो मिडिल क्लास या उद्योगपति, जो पूंजीपति, जो भ्रष्ट हो चुके थे रूस में, उसके खिलाफ जो है क्रांति की और उनकी जो बुर्जुआ वर्ग की सरकार चल रही थी, जो भ्रष्ट सरकार चल रही थी, उसको हटाने का इन्होंने काम किया, उसको हटाने के लिए काम किया, अपदस्थ किया इस क्रांति के द्वारा। इसके विपरीत जो रिविजनिस्ट, अब ये तो हो गया जो सरकारी और स्वपोषित जो राजपोषित इतिहासकार हैं उनका विचार। अब जो इसके विपरीत जो लिख रहे हैं वो रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जिनको हम बोलते हैं कि सुधारवादी, या जो एक बीच का रास्ता लेके चलते हैं। वो एकदम से विरोध भी नहीं करते हैं और एकदम से समर्थन भी नहीं करते हैं, बल्कि रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस हैं। उनका इतिहास, उन इतिहासकारों का विचार है कि इसके जो विचार है उसकी अलग है। इनके अनुसार रूसी क्रांति का नेतृत्व और दिशा आम जनता ने तय की, ना कि किसी इंडिविजुअल नेता ने। ये बोल रहे हैं रिविजनिस्ट हिस्टोरियन जो है, उन हिस्टोरियंस का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं जो इसको बोलता है कि ये आम जनता का, मजदूरों का, किसानों का विद्रोह नहीं है, बल्कि यह कुछ अवसरवादी नेताओं का और पार्टी का विद्रोह है। उसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इन लोगों का भी, जो राजपोषित और जो सरकारी इतिहासकार हैं, उनका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बीच का रास्ता अपना रहे हैं। जो रिविजनिस्ट हिस्टोरियन है ये बोल रहे हैं कि जो क्रांति का नेतृत्व और दिशा जो है आम जनता ने तय की, ना कि किसी इंडिविजुअल नेता ने। बोल रहे हैं कि लेनिन ने या पार्टी की वजह से क्रांति नहीं हुई, बल्कि क्रांति किसने किया? आम जनता ने किया, किसानों ने किया, मजदूरों ने किया। इसको मास मूवमेंट बता रहे हैं। 1917 का विद्रोह जो था एक मास मूवमेंट था, एक बड़े लेवल पे जनता और किसानों का, मजदूरों का विद्रोह था, जिसमें बड़े लेवल पे किसानों ने, मजदूरों ने हिस्सा लिया तथा वो अपने हित के लिए आए और खुद से प्रभावित थे, बल्कि वो किसी पार्टी या किसी नेता द्वारा प्रभावित नहीं थे, बल्कि उनके खुद के विचार में आया कि उन्हें क्रांति करना चाहिए, उन्हें परिवर्तन लाना चाहिए, तभी वो इसमें हिस्सा लिए। ये रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का व्यू है। एक अगला जो इतिहासकार है, जो कि रूसी क्रांति के इतिहास लेखन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें है लियोन ट्रोट्स्की, LEON, लियोन, TROTSKY, लियोन ट्रोट्स्की। इनका जो किताब का नाम है द रिवोल्यूशन बैट्रियार्ड, 1936 में ये किताब जो है पब्लिश हुई थी, लियोन ट्रोट्स्की की द रिवोल्यूशन बैट्रियार्ड। इनका जो मानना है, इन नए समाज के फेल्योर के लिए स्टालिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बोलते हैं कि जो नए समाज, जो 1917 में बोल्शेविकों द्वारा एक नया समाज का गठन किया गया, नए सरकार की गठन की गई, उसका जो फेल्योर था वो स्टालिन की वजह से हुई थी। स्टालिन जो आप देखेंगे कि स्टालिन जो थे, ट्रोट्स्की और स्टालिन जो है लेनिन के बाद बोल्शेविक के बड़े नेता के रूप में 1925-30 के अराउंड में उभर के रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो नए समाज का फेल्योर था, जो विफलता थी, उसके लिए स्टालिन जिम्मेदार थे। इन्होंने लिखा है कि पुरानी बोल्शेविक
पार्टी अब मर चुकी है। पुरानी जो बोल्शेविक पार्टी थी जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे वो अब नहीं है, बल्कि आगे आने वाले टाइम में एक नए प्रकार की पार्टी उभर कर आई है। और जो नए प्रकार की पार्टी है इसका नेतृत्व जो स्टालिन के हाथ में है, एक जो है वो अच्छा नहीं है। ये वहाँ के समाज के फेल्योर के लिए स्टालिन जो है जिम्मेवार हैं। और इन्होंने स्टालिन द्वारा हिंसा और प्रतिरोध की आलोचना की। ये बोलते हैं कि स्टालिन ने जो रूस में हिंसा की, जो प्रतिरोध किया, उसका जो है इन्होंने जो है लियोन ट्रोट्स्की ने आलोचना की। बोला कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं किया गया है स्टालिन के द्वारा, ये गलत किया गया है। और इसकी इन्होंने आलोचना की कि ये सही नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको जो है जबरदस्ती जो है उस पे कब्जा नहीं करना, जो है लोगों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए था लोगों को, बल्कि उसको जो लोगों का जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रख के काम करना चाहिए था। ये जो है लियोन ट्रोट्स्की का व्यू है। तो ये हो गया। अभी जो है हम पहला उसको कर चुके हैं कि जो इतिहासकारों का व्यू है, जो विचार है, इसको लेके क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूसी क्रांति के पूर्व की रूस की राजनीतिक स्थिति क्या थी, किस तरह की थी। और जो है जो मेन अभी पॉइंट है हमारा ये है कि रूसी क्रांति 1917 क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो क्या थे। तो क्रांति की पूर्व की राजनीतिक स्थिति जानेंगे कि 1917 में, जैसा कि हम जानते हैं कि 1917 में क्रांति हुई, 1917 से पहले की स्थिति क्या थी। तो पहला जो पॉइंट वो आता है कि 1904-05 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान और रूस के विरुद्ध जो है युद्ध हुआ था। जापान और रूस के बीच में युद्ध हुआ था 1904-05 में, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। रूस जो है यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में गिना जाता था, बल्कि विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में गिना जाता था और एक बड़ा राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। जापान उसके विपरीत एक छोटा राष्ट्र था, जो कि एक एशियाई मूल्य का राष्ट्र था। एक तो कारण था कि एक छोटा राष्ट्र था, और दूसरा एक कि वो एक एशियाई मूल्य का होने की वजह से भी थोड़ा उसको नीचा देखा जाता था। और इसके बावजूद भी उसने जो है रूस को 1904-05 में हरा दिया। तो इससे एक तो वहां की जो सर्वोच्चता थी, जो जार का शासन चल रहा था, जार निकोलस द्वितीय का, उसको एक गहरा धक्का लगा। उसको अब समझ में आने लगा कि जो है उसका जो रूस है वो अपराजय नहीं है। रूस में कमियां हैं, उसकी सरकार में कमियां, उसकी पॉलिसी में कमियां हैं, जिसकी वजह से ये हार हुई है, जिसकी वजह से उसने जापान से उसको हार का जो है सामना करना पड़ा। और जो एक तिलिस्म था, उसके पास एक सर्वोच्चता की तिलिस्म थी कि वो सर्वोच्च है, जार जो है सर्वोच्च है और उसका शासन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसको एक गहरा धक्का लगा। उसको एहसास हुआ कि अब जो है जापान जैसे छोटे देश भी उसको हरा सकते हैं। मतलब दुनिया बदल रही है, दुनिया में चीजें चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रही है। दूसरे देश जो है आगे बढ़ रहे हैं और रूस जो है पीछे हो रहा है। रूस के जनता में भी ये भावना जो है उभर के आई कि रूस कैसे हार सकता है, रूस इतना कमजोर कैसे हो गया कि वो एक जापान जैसे छोटे देश से हार सकता है। और दूसरा जो नया चेंज आया 1914 में, 1914 में क्या, प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता होगा कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ पूरे वर्ल्ड में, और जर्मनी ने रूस को इसमें हराया था बुरी तरह से। उस समय जार निकोलस ही शासन थे। जार निकोलस बेसिकली 1894 से लेके 1917 तक शासन में थे। और 1914 में जब जर्मनी से भी रूस हार जाता है तो एक सवाल उठता है लोगों के मन में, और भी जो है भावनाएं हैं वो बढ़ती हैं जार के विरोध में। और अब समझ में आने लगा कि रूस वास्तव में पिछड़ गया है दुनिया से, और रूस को कोई भी छोटा भी राष्ट्र जो है उसको आके हरा रहा है। जैसे जापान ने हराया रूस को, जर्मनी जो है 1914 में हराई। और अभी भी जो है जार की जो निरंकुशता थी, जो निरंकुश शासन था, जो कुछ लोगों को ही साथ में लेके, कुछ प्रभावशाली प्रबुद्धशाली लोगों को साथ में लेके चलने की जो शासन थी, जो उसका हठधर्मिता थी, जो उसकी जिद था कि हम ऐसे ही शासन करेंगे, वो खत्म नहीं होता है, अभी भी वो चल रहा था। तो एक जो है उस समय का एक जो है नया परिवर्तन आ रहा था समाज में, जो एक भावनाएं जो है
बढ़ रही थी। और जो अन्य जो कारण थे उसमें कि जार पर उसकी निरंकुश पत्नी, जो जार की पत्नी थी जरीना एलेक्जेंड्रा, जो उसकी पत्नी थी, जार की जो पत्नी थी वो जर्मन थी, जरीना एलेक्जेंड्रा फेडरोना का काफी उसके जो जरीना एलेक्जेंड्रा फेडरोना थी उनकी काफी उस पर प्रभाव था जार के ऊपर। और वो एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी, जो महत्वाकांक्षी थी, जो सत्ता में अपने आप को बनाए रखना चाहती थी, सत्ता में अपने आप जो है पकड़ स्थापित किए रखना चाहती थी। वो अपने साथ रासुपुटिन जो था वो एक धर्माधिकारी था, जिसके बारे में आगे भी हम कारण में चर्चा करेंगे कि किस तरह से रासुपुटिन का जो है इसके ऊपर जार के ऊपर प्रभाव था। और रासुपुटिन और जो है जार की पत्नी निरंकुश पत्नी जरीना ने मिलके उसकी सत्ता को, उसके जो निर्णय थे उसको प्रभावित कर रहे थे, उसको अपने हाथ में ले लिए थे। और जो भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता जो रासुपुटिन में था वो प्रभावित कर रहा था पूरे समाज को, पूरे रूस को जो चलाने वाला था वो रासुपुटिन और उसकी जो है भ्रष्ट पत्नी निरंकुश पत्नी जरीना थी। तो इसका प्रभाव जो है जार के ऊपर था। जार जो है इनके प्रभाव से कभी भी निकल नहीं पाया, बल्कि इनके जो चंगुल में फंसा रहा। तो एक बड़ा कारण था जो है उस समय की जनता में असंतुष्टता की, उसकी भावनाओं की। तो ये हम जो अभी बता रहे हैं आपको क्रांति के पूर्व की जो स्थिति है। अब हम जो राजनीतिक स्थिति, जो राजनीतिक विचारधारा थी क्रांति की पूर्व की, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वहां पर मुख्यतः दो प्रकार की विचारधाराएं थी, दो प्रकार की पार्टियां थी जो दो विचारधाराओं पे आधारित थी। पहली जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी समाजवादी थी, जिसमें पॉपुलिस्ट और मार्क्सवादी दोनों थे। पहली जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की थी, ठीक है। और जो दूसरी विचारधारा थी, जो पहली विचारधारा थी क्रांतिकारी समाजवादी, उसमें पॉपुलिस्ट और मार्क्सवादी थी, जो कि क्रांति द्वारा निरंकुश सत्ता का अंत करना चाहते थे। ये मार्क्सवादी चाहते थे कि हम रूस में क्रांति लाएं और क्रांति के द्वारा ही जो निरंकुश जार की सत्ता है, जो जार निकोलस की सत्ता है, उसको हम खत्म करें और रोमनो वंश का हम नाश कर दें, नष्ट कर दें और नए सरकार का गठन करें। और जो दूसरी पार्टी थी उदारवादी पार्टी थी, जो उदारवाद के समर्थक थे और जो संवैधानिक शासन के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि शासन जो है संवैधानिक तरीके से चले, वो चाहे जार के द्वारा चले या दूसरे लोगों के द्वारा। वो क्रांति नहीं चाहते थे, या इस तरह से नहीं चाहते थे कि क्रांति के द्वारा हम जार की सत्ता को अपदस्थ कर दें। बल्कि जो पहली की पार्टी थी, जो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी, जो जिसमें पॉपुलिस्ट और मार्क्सवादी दोनों थे, वो चाहते थे कि जार की सत्ता निरंकुश है और उसको अंत करना है, क्रांति के द्वारा उसका अंत करना है। जबकि दूसरी पार्टी थी उदारवादी पार्टी थी, उदारवाद के समर्थक थे, संवैधानिक शासन के पक्षधर थे। अब पहला जो क्रांतिकारी जो समाजवादी पार्टी थी, उसके भी दो धड़े थे। एक धड़ा था सोशल डेमोक्रेटिक, वो बाकी दो पार्ट में बट गए थे। पहला जो पार्ट था वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई और दूसरा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी हो गई। और सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो भी दो ग्रुप में बट गई, एक बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक होता है बहुसंख्यक, मेंशेविक होता है अल्पसंख्यक। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी, आगे हम जो अभी चर्चा भी कर रहे थे कि बोल्शेविक क्रांति इसको बोलते हैं, क्योंकि लेनिन जो था उसका हेड था, उसका मुखिया था, उसको नेतृत्व कर रहा था बोल्शेविक पार्टी का। वो मेंशेविक का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मर्तोव कर रहे थे, मर्तोव नामक व्यक्ति कर रहे थे। तो ये वहाँ की जो है बेसिकली जो है स्ट्रक्चर थी। और आगे हम देखते हैं कि बोल्शेविक इतने मजबूत इसलिए हो गए हैं कि वहाँ के जो बड़े नेता थे ट्रॉट्स्की, उन्होंने 1917 के बोल्शेविक दल का साथ दिया क्रांति में और बोल्शेविक पार्टी को ज्वाइन किया। आगे इसके जो बड़े नेता थे वो स्टालिन भी हुए। तो बोल्शेविकों का जो है जो महत्व था वो आगे चल के 1917 तक बढ़ जाता है और वो नई सरकार का गठन भी करते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति को, तीन क्रांतियों को संयुक्त रूप से देखने की हम कोशिश करेंगे, जिससे उस समय की परिस्थितियां जो है स्पष्ट हो जाएंगी। पहले थी 1905 की क्रांति, वो भले ही सफल नहीं रही, परंतु इसने आगे का जो है रास्ता खोला क्रांति के लिए। 1917 की मार्च की क्रांति ने राजशाही का अच्छेदन
कर दिया जो मार्च में क्रांति हुई, और राजनीतिक इतिहास को एक नया मोड़ दिया। मतलब पूरी राजनीति को उस समय रूस की राजनीति को चेंज कर दिया। तथा नवंबर 1917 की क्रांति थी, जो ये क्रांति हुई बेसिकली नवंबर 1917 में, पर इसको हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ने आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण बनाया। इसने आर्थिक स्वतंत्रता को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया नवंबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति ने। अब हम जो अगला जो मेन पॉइंट है हमारा, उस पे आते हैं कि रूसी क्रांति के कारण क्या थे। तो हम आपको बताया कि हम कारण दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक लॉन्ग टर्म कारण जो जिसको हम दीर्घकालिक कारण कहते हैं, और एक तत्कालिक कारण जो जिसको हम शॉर्ट टर्म कारण कहते हैं, जिसको हम तत्कालिक कारण कहते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म कारण के बारे में अभी जो है चर्चा करेंगे। जो पहला लॉन्ग टर्म कारण है वो राजशाही की निरंकुशता के बारे में हम बताने आपको जा रहे हैं। जो पहला पॉइंट है कि राजशाही की निरंकुशता, निरंकुश शासन, जो वहाँ के शासक थे, जो राजा जार्ज निकोलस या जो रोमनो वंश के जो अन्य भी शासक थे, वो सारे के सारे निरंकुश थे, बल्कि उदारवादी उसमें से बहुत कम थे जो कि सुधार लाए या जो परिवर्तन लाना चाहते थे कृषक वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए या अन्य लोगों के लिए। तो राजशाही की निरंकुशता के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो निरंकुश शासन थे वहां के, उनके बारे में। वहां के जो शासक थे वो माना जाता था कि वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जवाबदेह नहीं थे। मतलब कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता था, जवाब नहीं पूछ सकता था कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो ये जो पहला ये था कि उनके निरंकुशता का कि वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनमें जो प्रमुख थे इवान चतुर्थ, जो कि वहां के शासक थे, उनका जो सिद्धांत था कि जार रूस का एक अधिपति है, और जो है जार जो है रूस का एक अधिपति है। मतलब एक जो जार ही है और रूस का हेड है, एक अधिपति है, और कोई भी जो है उसके समकक्ष नहीं है। तो आगे के जो वहाँ के राजा थे या आगे के जो राजा हुए, वो उनका उसी एकाधिपति वाले सिद्धांत का अनुसरण करते रहे कि वही जो है महान है और उन्हीं के द्वारा जो है सब कुछ चलेगा। पीटर महान जो कि रोमनो वंश के एक और शासक थे, उनका मानना था कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जार दुनिया में, सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो जार है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जवाबदेह नहीं है। उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, उससे कोई जवाब, मतलब वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हालांकि जार अलेक्जेंडर ने कुछ उदारवादी, जो अगले उसके राजा थे जार अलेक्जेंडर, उन्होंने कुछ उदारवादी नीतियां अपनाया, परंतु वो लंबे समय तक नहीं चला। इन्होंने कृषक दासों की मुक्ति तथा स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार जो है रूस में किए। कृषक दासों की मुक्ति के लिए काम किए तथा जो वहाँ की स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के लिए सुधार भी किए। एक जो अगले इनके शासक थे निकोलस द्वितीय, जिसके बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं, 1894 से लेकर 1917 उन्हीं के समय में जो है क्रांति हुई। वो निरंकुश एवं दमनकारी नीति का पालन करते थे। वो निरंकुश भी थे और लोगों का दमन भी करते थे। अगर विद्रोह होती थी, आवाज आती थी, तो उसका दमन भी करते थे। हालांकि 1905 के विद्रोह के बाद उन्होंने कुछ सुधारवादी नीति जरूर अपनाए, और जो है सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ड्यूमा जो है डेमोक्रेटिक संस्था थी, जिसमें जनप्रतिनिधि, जो आम जनता का प्रतिनिधित्व मिलना था, उसको उन्होंने अपनाया और निर्वाचन शुरू किया ड्यूमा का, ताकि लोगों के जनप्रतिनिधि आए और उनके अनुसार जो है शासन चल सके। 1905 की क्रांति के बाद इन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा शासन में रासुपुटिन का प्रभाव बढ़ने लगा। रासुपुटिन, जिसको हमने बताया था कि जो उनकी पत्नी के द्वारा लाया गया था और जो एक भ्रष्ट और व्यभिचारी था, उसका जो है प्रभाव जो है इसके ऊपर, जो जार निकोलस द्वितीय थे, इनके ऊपर बढ़ने लगा। और यही कारण था कि 1916 में विरोधियों ने इसकी हत्या कर दी। रासुपुटिन की हत्या 1916 में विरोधियों द्वारा कर दिया गया, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे जार के ऊपर, पूरे रूस पे जो सरकार चल रही थी, जो जार निकोलस की, जो राजा की, उसके ऊपर पड़ रहा था। रूसी शासक अभी भी पुराने मुहावरे, एक जार, एक चर्च और एक रूस जैसे मुहावरों में चिपके रहे। उनका मानना था कि एक जार पूरे रूस में एक होगा, एक वहाँ का जो धर्म होगा और एक वहाँ की
एक रूस रहेगा, एक जार रहेगा और एक वहाँ की चर्च रहेगी, मतलब एक वहाँ का धर्म होगा, बल्कि कोई दूसरा जार नहीं हो सकता, जार के समकक्ष कोई दूसरा नहीं हो सकता, और वहाँ पे कोई दूसरा धर्म भी नहीं हो सकता। रूस का धर्म जो है रूसी ही होगा और कोई नहीं हो सकता है। तो ये इन सिद्धांतों पे चलते रहे। और अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप आगे देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या दुनिया में जो नए सुधार हो रहे थे, नए परिवर्तन हो रहे थे न्यूज़पेपर के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, जो नए विचारों का प्रभाव हो रहा था जनता के ऊपर, अब जनता जो है सुधारों की मांग करने लगी थी। अब वो जो सिद्धांत चले आ रहे थे 300 सालों से रोमनो बंध के कि हम ऐसे ही शासन करेंगे, हमारे समकक्ष कोई नहीं है, हमारे बराबर कोई नहीं है, हम जो है दमनकारी तरीके से एक जार और एक रूस, एक चर्च की नीति पे का पालन करेंगे, तो ये अब आगे लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, बल्कि अब जनता में सुधारों की मांग अब होने लगी थी। 1905 की क्रांति जो अगला कारण है, दूसरा कारण के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 1905 की क्रांति तथा ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने का प्रयास किया गया। 1905 में हम जानते हैं कि 1905 में क्रांति हुई रूस में, और ड्यूमा नामक संस्था जार निकोलस द्वितीय ने मजबूरी में इसको गठन किया। लोगों के दबाव में, प्रेशर में आकर ड्यूमा नामक संस्था का उसने गठन किया। ड्यूमा जो एक लोकतांत्रिक संस्था थी, जो जनता का प्रतिनिधित्व जिसमें होना था। तो इसके बारे में हम इस दूसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे। रूस जापान से, आप जैसे कि जानते हैं कि युद्ध में पराजय हो गई थी जापान से रूस की 1904 में, तो इसका असंतोष भी लोगों में था, जिससे लोगों में समझ में आ गया था कि जो जार है अक्षम, वो उसमें क्षमता नहीं है शासन करने की, एक अक्षमता वाला शासक है और जिसको अब हटाना जरूरी है। तो 22 जनवरी 1905 को 1 लाख किसान, 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख किसान और मजदूरों ने पादरी जो वहां के चर्च के पादरी थी मैपो, उनके नेतृत्व में जार के सामने अपनी राजनीतिक और औद्योगिक मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किए। तो 1900 जब हम देख रहे हैं कि रूसी क्रांति 1904 में हुई, उसके बाद 1905 में 22 जनवरी 1905 को 1.5 लाख किसान और मजदूर जो है सड़क पे आ गए अपनी मांगों को लेके। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? पादरी मैपो जो है इनका नेतृत्व कर रहे थे, प्रदर्शन जो चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। और इनका मांग राजनीतिक और औद्योगिक मांग था कि राजनीतिक में हमको प्रतिनिधित्व मिले और औद्योगिक जो है सुधार किया जाए रूस में। राजनीतिक और औद्योगिक अधिकारों की मांग को लेके आगे बढ़ रहे थे। जार के सैनिकों ने 130 लोगों की हत्या कर दी। इन विरोधियों की हत्या जो है जार के सैनिकों ने इन पे गोली चला दी, निहत्थे लोगों पे जो प्रदर्शन कर रहे थे इनके ऊपर गोली चला दी और 130 लोग जो है मारे गए। इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है पूरे रूस के इतिहास में, कि जार ने जो है 130 निहत्थे लोगों पे गोली चला दी और इसको एक तरह से खूनी रविवार के नाम से फेमस हो गया। और जार का मुख्य उद्देश्य गोली चलाने का था, इनके ऊपर कब्जा करना, इनके जो आंदोलन था उसको अपने काबू में लेना। और जब जार ने देखा कि इसको हम काबू में नहीं कर सकते हैं, तो जार ने सुधारों की घोषणा की। 30 अक्टूबर 1905 को जार ने सुधार करने की घोषणा की। उसमें उसने भाषण देने, विचार प्रकट करने, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी। जार ने अब जो सुधार किए उसमें बोला कि आप भाषण दे सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। ड्यूमा की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। अब बोला गया कि जो ड्यूमा, जो प्रतिनिधित्व सभा बनाया गया, जिसका गठन किया गया, उसके सहमति के बिना कोई कानून नहीं बनेगा। ड्यूमा में जनप्रतिनिधित्व होगा, ड्यूमा में जो है जनता का प्रतिनिधित्व होगा। प्रोफेसर कीप जो एक प्रोफेसर थे, जो इनके जो रूसी इतिहासकार जो इतिहास है उसके बारे में लिख रहे हैं, उनके अनुसार रूसी इतिहासकार में एक नवीन युग की शुरुआत हुई। ये बोल रहे हैं कि 1905 में एक नया युग की शुरुआत हुई, पर ये लंबे समय तक चल नहीं पाया। और जार ने क्या किया? ये सुधार तो किए, सुधार उसने मजबूरी में किया क्योंकि आंदोलन चल रहा था, किसानों और मजदूरों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। पर इस आंदोलन को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए उसने थोड़े बहुत सुधारों की घोषणा कर दी अक्टूबर 1905 में। लेकिन जैसे ही असंतोष कम हुआ, जार ने ड्यूमा के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास किया। जार नहीं चाहता था कि प्रतिनिधित्व से या लोगों के जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की हम बात सुने, बल्कि उसने इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास अब चालू कर दिए, प्रयास शुरू कर दिया। तथा साम्राज्य उन्होंने इसके विपरीत
मतलब जो ड्यूमा के विपरीत साम्राज्य परिषद नामक दूसरी संस्था बना दिया, और साम्राज्य परिषद के जो सदस्य अब होने थे उस जो सम्राट था, जो वहां का राजा था, वो इसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। मतलब ड्यूमा को कमजोर करने का जो नया चाल जो है सरकार ने चली, जो राजा था उसने चला और साम्राज्य परिषद नामक दूसरी संस्था बनाने का प्रयास किया। 1906 में जार ने ड्यूमा का विघटन कर दिया और इससे जनता में के भीतर आक्रोश आ गया। अब जनता के भीतर आक्रोश आ गया कि हमने आंदोलन के द्वारा जो मांगे मनवाई थी, जिस ड्यूमा का हमने विकास किया था, जिस ड्यूमा का हमने गठन की करवाया था सरकार से, जो साम्राज्य जो जार निकोलस थे उनके द्वारा, अब उस ड्यूमा को जो है वापस ले लिया गया, उसका जो है विघटन कर दिया गया राजा के द्वारा। तो इससे 1906 में, एक साल बाद ही, तो इससे जो है जनता के अंदर एक प्रतिरोध की भावना जो है बढ़ रही थी। तो एक कारण था रूसी क्रांति के होने के लॉन्ग टर्म कारण में। तीसरा जो कारण था किसानों की दयनीय स्थिति। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी आपको बताया क्लास में कि किसानों और मजदूरों का बहुत बड़ी भूमिका होती है आपको किसी भी क्रांति को लाने में। किसान और मजदूर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका, आपको हम इतिहासकारों की व्याख्या जब कर रहे थे, इतिहास लेखन के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें भी बताया था कि इतिहास लेखन में हमेशा ये सवाल उठ रहा था कि क्या किसानों और मजदूरों ने इस क्रांति में भाग लिया। तो किसान और मजदूर जो होते हैं किसी भी सरकार के समर्थन जब उनका होता है तो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और विद्रोह भी होता है तो उसमें देखा जाता है किसान और मजदूर की क्या भूमिका थी। किसान और मजदूर की स्थिति खराब होती है तो वो विद्रोह पे उतरते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तभी भी हम ये बोलते हैं कि अंग्रेजों की जो किसानों के खिलाफ जो नीतियां थी, उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना, मजदूरों के खिलाफ शोषण करना, मजदूरों को ज्यादा घंटे काम कराना, उनसे ज्यादा पैसा वसूलना टैक्स के रूप में, तो इससे क्या है किसानों और मजदूरों की स्थिति जो है समाज में दिन पे दिन खराब होती गई। तो इस वजह से उन्होंने विद्रोह में शामिल हुए। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि रूस की क्रांति में किसानों और मजदूरों की क्या स्थिति थी और क्यों उन्होंने क्रांति में भाग लिया। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा, किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। कि अब यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसानों की दयनीय स्थिति क्या थी और क्यों उन्होंने इसमें भाग लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रूस जो है अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत, जो अन्य यूरोपीय देश थे इस समय इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए थे, औद्योगिक क्रांति हो गई थी, उद्योग धंधों की प्रमुखता हो गई थी, कृषि का जो है महत्व कम हो गया था। पर उसके विपरीत रूस में क्या था, रूस में अभी भी रूस जो है कृषि प्रधान देश था, जहाँ पे किसानों का महत्वपूर्ण योगदान था पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में, पूरे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी कृषि कार्य में जुड़े हुए थे। तो कृषि प्रधान देश था रूस। 20,000 बड़े जमींदारों के पास, बताया जा रहा है कि 20,000 जो बड़े जमींदार थे उनके पास जो है भूमि का मतलब भूमि का एक बड़ा भाग था 20,000 किसानों के पास। मतलब कम किसानों के पास ज्यादा जमीनें थी, ज्यादा किसानों के पास कम जमीनें थी। 20,000 किसानों बड़े जमींदारों के पास जो है 1800 लाख एकड़ भूमि थी, जबकि 1 करोड़ से अधिक कृषकों के पास मात्र 1900 लाख एकड़ भूमि थी। मतलब 20,000 जो बड़े जमींदार थे उनके पास 1800 लाख जो है एकड़ भूमि थी, और 1 करोड़ से अधिक किसानों के पास मात्र 1900 लाख एकड़ भूमि थी उस समय। कुल जनसंख्या का 1/3 जो भाग था वो भूमिहीन था। मतलब यहाँ पे ये आपको समझना है कि जो असमानताएं थी वहां पे व्याप्त थी। कुछ किसान बहुत बड़े बड़े किसान थे, कुछ किसानों भूमिहीन थे। मैक्सिमम किसान जो जनसंख्या थी वो भूमिहीन थी, या तो बहुत कम जमीन थे या उनके पास कोई जमीन नहीं थी। और कुछ किसान ऐसे थे जो कि खेती ही नहीं कर पा रहे थे, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, बहुत मतलब वो पूरे जो जमीन थे उसके एक बड़े भाग पे 50% भाग पे वो खुद कब्जा किए हुए थे, और जो 50% भाग थी उस पे पूरे जनसंख्या का जो है कब्जा था। तो मतलब असमानताएं वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। और किसानों की स्थिति खराब होने के अन्य कारण में जो है वहां पे खेतों में पुरानी पद्धति का उपयोग किया जाना। जैसे आप उस समय पढ़ेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसमें मुख्य भूमिका किसानों ने अपनाया, क्योंकि वहां पे नए तकनीकी का आविष्कार किया गया, नए बीज
का आविष्कार किया गया, ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया गया, नए टेक्नोलॉजी का फर्टिलिटी सिस्टम जो उनके उर्वरक क्षमता थी उसको बढ़ाया गया, जमीन की बाड़बंदी सिस्टम अपनाई गई। तो वहाँ पे 17वीं 18वीं शताब्दी में ही ये काम चल रहे थे। पर रूस में हम 20वीं शताब्दी में देख रहे हैं, 1917 में भी देख रहे हैं कि पुराने पद्धति से खेती चल रही है। खेती के जो नए तकनीक थे, नए तकनीकों का विकास नहीं हुआ था, बल्कि पुराने पद्धति से वहाँ पे अभी भी काम चलाए जा रहे थे। कृषि दासों की मुक्ति का नियम भी सभी जगह लागू नहीं हुआ था। मतलब जो कृषि दास की मुक्ति का नियम वहां पे पहले बना हुआ था, वो कुछ हिस्सों में तो लागू था, पर कुछ हिस्सों में लागू नहीं किया गया था। वो वैसे ही एज इट इज चला आ रहा था। मतलब कृषि दास अभी भी वहां पे देखने को हमें मिल रहे थे। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने इन दयनीय स्थिति, जो क्रांतिकारी समाजवादी दल है, जो लेनिन का दल है, जो बोल्शेविक पार्टी है, उसने क्या किया, इन किसानों की दयनीय स्थिति का फायदा उठाया और इनको एकजुट किया, इनको क्रांति के लिए उकसाया। उनको बोला कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका उद्धार करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम नीतियां बदलेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। तो एक जो नया परिवर्तन वहां पे हमें देखने को मिल रहा था रूस में, कि किसानों की दयनीय स्थिति को अब जो है देखने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये है कि जो किसान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी असमानताएं थी, जमीनों में असमानताएं थी, पुरानी पद्धति से खेती किया जा रहे थे, किसान अभी भी दास थे, दास के रूप में काम कर रहे थे, बहुत सारे किसान जो भूमिहीन थे। तो जो है क्रांतिकारी समाजवादी दल ने इनका फायदा उठाया और इनको एकजुट किया और क्रांति के लिए, शासन के लिए, जार के विरुद्ध जो है इनको उत्तेजित किया गया। अब इसमें कुछ जार हम देखते हैं कि जार निकोलस द्वितीय ने 1910 में कुछ भूमि में अधिनियम लाए, जिसके द्वारा वो किसानों को अपनी भूमि का समेकीकरण, मतलब इकट्ठा करने के लिए नीतियां बनाई। अधिकार मिला कि वो अपने भूमि को एक समेकित कर सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में बाड़बंदी थी, हमारे देश में चकबंदी सिस्टम लाया गया कि चक बना के एक जगह जमीन को इकट्ठा कर देना, ताकि नए टेक्नोलॉजी या जो भी नई पद्धति से खेती की जाए उसमें उसको फायदा मिले। तो ये जो है नए प्रकार के जो है परिवर्तन लाने की कोशिश की गई वहां पे जार के द्वारा। और इसका ज्यादा लोगों की, हालांकि इतिहासकार बोल रहे हैं कि इसका ज्यादा लोगों को लाभ नहीं हुआ, ज्यादा लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ। तो वो जो असंतोष की भावना थी वो अभी भी कृषकों के बीच में व्याप्त थी। अब जो चौथा पॉइंट है आपका, श्रमिकों का असंतोष। जो श्रमिक वर्ग थे, जो वहाँ के मजदूर के अलावा, जो मजदूर वर्ग थे, जो किसानों के अलावा, जो आपको मैंने बोला था कि किसी भी क्रांति में मजदूर और किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर वो असंतुष्ट नहीं है, अगर वो सरकार के साथ है, तो क्रांति करना संभव नहीं है। और कभी भी जो क्रांति होती है, क्रांतिकारी होती है, इन वर्गों को अपने साथ लाने की हर संभव प्रयास करते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये जो किसान और मजदूर वर्ग है, जो स्त्री और पुरुष जो इसमें शामिल हैं, जो किसान और मजदूर वर्ग हैं, वो जनसंख्या के एक बड़ा हिस्सा होते हैं। और इनको लेके हम सड़क पर आ जाएंगे तो कोई भी सरकार हमारे सामने, कोई भी राजा हमारे सामने घुटने टेक देगा। तो यही वहां पे हो रहा था 1917 से पहले, कि राजा जो है, जार जो है, किसानों और मजदूरों को क्या, उनकी जो मांगे थी उसको दरकिनार कर रहा था, उसको देखने की प्रयास नहीं कर रहा था, उनकी स्थिति को सुधारने का उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। तो इस वजह से जो वहां पे असंतोष जो है फैलता जा रहा था, और इसका फायदा किसने उठाया? बोल्शेविक पार्टी ने उठाया, इसका फायदा लेनिन ने उठाया, इसका फायदा वहां की क्रांतिकारी जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी थी उसने उठाया और जार के विरुद्ध इनको एकजुट किया। तो अगला पॉइंट हमारा यही है कि श्रमिकों की जो स्थिति थी वो क्या थी, वो कैसे असंतुष्ट थे वहां पे जार से। यद्यपि हम मान रहे हैं कि जो है रूस जो है कृषि प्रधान देश था, पर इसके साथ साथ ऐसा नहीं था कि 1890 1880 और उस टाइम में कुछ उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था, बल्कि कुछ उद्योगों का विकास रूस में हो रहा था। और
जो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में था, तो वहाँ पे रूस में भी था। रूस में भी कुछ उद्योग धंधे फैल रहे थे, पर वो ऐसा नहीं थे जैसे इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में या अन्य देशों में हो रहे थे, उस जापान में हो रहे थे, उस तरह से नहीं थे। पर कुछ उद्योग धंधे जो वहाँ पे विकसित हो रहे थे, और ये जो कृषक लोग थे, जो किसान लोग थे, अब इन उद्योग धंधों में की तरफ बढ़ रहे थे, शहरों की तरफ जा रहे थे। हजारों की संख्या में कृषक जो है औद्योगिक क्षेत्रों में काम के लिए गए। इनकी असहाय और दयनीय स्थिति का लाभ जो है वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उनको पता था कि किसानों की स्थिति दयनीय है, और वो किसान जो है खेती छोड़ के हमारे उद्योग धंधों में आ रहे हैं। एक मजबूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के साथ एक मजबूर वर्ग है। वो उनकी मजबूरी का हम फायदा उठा सकते हैं, उनको कम मजदूरी पे काम कराया जा सकता है, उनको ज्यादा घंटे काम करा सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं। तो इसका फायदा उन्होंने उठाया। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, कोई न्यूनतम मजदूरी दर तय नहीं की गई थी राजा के द्वारा, बल्कि जैसे वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट या जो वहाँ के कैपिटलिस्ट वर्ग था, उसने मजदूरों की जो स्थिति थी, जो लोग खेती छोड़ के जा रहे थे क्योंकि खेती की स्थिति भी खराब थी, तो वो लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे थे, नए उद्योग धंधों की तरफ बढ़ रहे थे उन अपनी रोजी रोटी के लिए। तो उनकी स्थिति का फायदा जो है मजदूर वर्ग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग है, उसने उठाया और उनका शोषण करने का प्रयास किया गया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको शोषण कर सके। ये मालिकों से कुछ मांग नहीं कर सकते थे, इनके पास अधिकार नहीं था कि ये मालिकों से कुछ डिमांड कर सके, अपने अधिकारों की मांग कर सके। और दूसरा ये था कि मजदूर संघ नहीं बना सकते थे। उस समय नियम था जार के द्वारा कि आप कोई मजदूरों का संघ नहीं बना सकते, अपना एक संघ बना के अपने अधिकारों की लड़ाई आप लड़ नहीं सकते थे हैं, बल्कि आपको जितनी मजदूरी मिल रही है, जितने घंटे काम करने को आपका मालिक बोल रहा है, बल्कि आपका मालिक ही आपका तय करेगा कि आप कितने घंटे काम करेंगे, आप कैसे काम करेंगे। तो ये परिवर्तन वहां पे जो स्थिति थी वहां पे रूस में, इसने जो है मजदूरों की असंतोष की भावना को बढ़ाने का और ज्यादा काम किया। क्योंकि एक तो संघ नहीं बना सकते थे, वो अपनी मजदूरी तय नहीं कर सकते थे, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते थे। तो ये इससे क्या हुआ, उनका शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था। शासन में जो शासक वर्ग थे, जो शासन जार निकोलस की शासन था वहां पे, उसका जो नीति थी उद्योगपतियों के पक्ष में थी और उद्योगपतियों की रक्षा करने के लिए थी। कोई भी सरकार होती थी उद्योगपतियों के पक्ष में ही फेवर लेती है। वहां पे भी वही चीज चला आ रहा था कि उसने उद्योगपतियों के फेवर में नियम बनाए, उनके लिए पॉलिसी बनाई और इनको दरकिनार कर दिया गया। इनके लिए कोई न्यूनतम मजदूरी दर नहीं तय की गई, इनको अपने संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया जिससे ये मांग कर सके कि हमारी इतनी मजदूरी होगी, नहीं तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, या कोई और जो है डिमांड हम करें, तो बीमा की डिमांड है या दूसरे डिमांड है, ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्रांतिकारी समाजवादी दल ने यहाँ भी इनकी असंतुष्टता को, नाराजगी का फायदा उठाया और इनको एकजुट किया शासन के विरुद्ध, और क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए बोले कि आप लोग क्रांतिकारियों का साथ दीजिए, क्योंकि आप संगठन नहीं बना सकते हैं, आपकी मजदूरी फिक्स नहीं है, आपका शोषण हो रहा है, और सरकार जो है पूंजीपतियों की, जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, उनका साथ दे रही है, उन्हीं के लिए पॉलिसी बना रही है, तो आप लोग हमारे साथ आइए। और हम देखते हैं कि जो 1905 की क्रांति है, उसकी शुरुआत जो है, उसका बिगुल जो है मजदूरों ने ही फूका, और उसकी शुरुआत जो है मजदूरों ने ही किया। और हालांकि अब जैसे हम देखें कि पिछले उसमें देखे थे कि 1910 में जो है भूमि अधिनियम द्वारा किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो अब यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है कि 1912 में मजदूरों को संतुष्ट करने के लिए अब लगने लगा राजा को कि अब लग रहा है किसान और मजदूर हमारे हाथ से जा रहे हैं। वो लेनिन के द्वारा, उनकी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, वो जो उनकी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी थी, उनके चंगुल में जा रहे हैं और उनके कहने पे क्रांति के लिए आ रहे हैं। तो 1912 में इन्होंने इनको संतुष्ट करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा अधिनियम लागू किया कि आपको स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, दुर्घटना होगी तो उसके लिए भी आपको बीमा रिकवरी किया जाएगा ताकि आपको पैसे दिए जाएं। परंतु इसका मजदूरों की असंतुष्टता को खत्म नहीं कर पाया। ये जो दो पॉलिसी थी, इसने मजदूरों की असंतुष्टता को खत्म नहीं कर पाया, बल्कि वो अभी भी असंतुष्ट चल रहे थे। अब जो इसमें है कि अब मैंने आपको बोला था कि मजदूर जो है लेनिन के प्रभाव में थे,
और लेनिन की पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी थी उस पे मार्क्सवाद का प्रभाव था, उस पे अलग अलग विचारों का जो है नए तरीके से क्रांति के द्वारा वो सत्ता को हस्तांतरित करना चाहते थे, नए तरीके से वो वहाँ पे गवर्न करना चाहते थे, नए तरीके से रूल करना चाहते थे। तो उन्होंने मजदूरों को भी ये चीज बताया, किसानों को भी बताया। मजदूर जो है सर्वहारा वर्ग का शासन चाहते थे। सर्वहारा वर्ग मजदूरों को बोलते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, उसको सर्वहारा वर्ग कह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अब इनका शासन होगा, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है, जिनके पास मेजोरिटी है उनका शासन होगा। तो अब सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, और सर्वहारा वर्ग के शासन के लिए ये लोग जो है एकजुट हुए और इन्होंने साथ दिया वहां पे लेनिन का और जो उनकी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी उसका। जो पांचवा पॉइंट है, अब हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं, आर्थिक और सामाजिक विषमता। अभी तक हम बात कर रहे थे किसान की, मजदूर की, जार की, कि किस तरह से वहां पे निरंकुशता थी और जो वहां पे क्या जो स्थिति थी वो किस तरह से दिन पे दिन खराब हो रही थी, इनके लिए कोई नीतियां नहीं बनाई जा रही थी, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अब जो हम आगे जो बात कर रहे हैं, पांचवा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक विषमता। आर्थिक और सामाजिक विषमता में हम बात करेंगे कि जो कुछ वर्ग थे जो वहां पे, विषमता का मतलब होता है कि कुछ के पास तो बहुत ज्यादा अधिकार हैं, कुछ के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, कुछ जो व्यक्ति हैं वहां पे अधिकार लेस है, मतलब अधिकार उनके पास है ही नहीं, अधिकार उनके पास कोई अधिकार नहीं उनको दिया गया है। और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा अधिकार है, कुछ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास काम करने के लिए नहीं है, और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है जिसका वो उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, जो सत्ता से युक्त वर्ग हैं। तो अधिकार युक्त वर्ग जो है वहां पे जो यूरोप में थे वो जार के कृपा पात्र कुलीन वर्ग थे। जार जिनको सपोर्ट करता था, जार जिनको अपने जॉब में रखता था, अपने सिस्टम में रखता था, जिनको नौकरियां देता था या जिनके सलाह से वो चलता था, वो एक कुलीन वर्ग था जिस से जार की सत्ता चल रही थी, जिसको जार जो संपन्न वर्ग था या वो जार को सपोर्ट कर रहा था। अधिकांश पदों पर यही लोग थे जो जार के सपोर्ट से चल रहे थे, जो कुलीन वर्ग थे। इसके विपरीत एक अधिकारहीन वर्ग था, जो अधिकार से विहीन था, अधिकारहीन था, जिसके पास कोई अधिकार नहीं था, वो अपनी सैलरी नहीं मांग सकता था, वो अपने संगठन नहीं बना सकता था, वो कोई डिमांड नहीं कर सकता था, वो प्रदर्शन नहीं कर सकता था, वो बोल नहीं सकता था। तो ये वर्ग तो कौन से थे? ये किसान और मजदूर वर्ग थे, जो अधिकार विहीन वर्ग थे। और यही जो है क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। इन्हीं अधिकार विहीन वर्ग को साथ लाने का प्रयास जो है बोल्शेविकों ने किया, जो वहाँ की राजनीतिक पार्टी थी उसने किया, इनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि ये असंतुष्ट वर्ग थे, इस मास वाले लोग थे, मास होता है मतलब ज्यादा संख्या वाले लोग थे। और इसके विपरीत जो कुलीन वर्ग थे वो छोटे संख्या में थे, पर वो राजा के सपोर्टर थे, वो अधिकार वाले लोग थे, वो संपत्ति वाले लोग थे, वो सत्ता वाले लोग थे। पर इसके विपरीत में जो अधिकारहीन वर्ग था वो किसान और मजदूरों का वर्ग था, जो कि वहां पे क्रांति करना चाहता था, जो क्रांति में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहता था, जो चेंज चाहता था, जो परिवर्तन चाहता था, जो अपने लिए नीतियां बनाना चाहता था, जो राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व चाहता था, ये वह वर्ग था। तो आर्थिक विषमता जो है एक बड़ा जो है कारण बनती है। जो पांचवा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक विषमता, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, इन्होंने रूस में परिवर्तन के लिए आह्वान किया और वहां की पार्टियों को सपोर्ट किया। अब अगला जो छठा पॉइंट है, जार की रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, अब हम इस पे आते हैं कि रूसीकरण की नीति क्या थी, जार क्या चाहता था। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एक चर्च, एक रूस और एक जार, ये पॉलिसी पे जो है वहां की जो सत्ता है वो चल रही थी। जो जार है, जो वहां के राजा है, इस पे चल रहा था कि एक रूस होगा, वहां का एक चर्च होगा, मतलब एक धर्म होगा, और एक जार होगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कई धर्म के लोग, कई भाषाओं को बोलने वाले, यहाँ पे यहूदी, फिन, उज्बेकी, कजाकिस्तानी, अर्मीनियम, रूसी आदि सभी लोगों का क्या था, इंक्लूसिव कंट्री थी, समावेशी रूप से सभी लोग एक साथ रह रहे थे और एक साथ अपने धर्म को फॉलो कर रहे थे, अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे थे, अपनी भाषा को बोल रहे थे, अपनी भाषा और संस्कृति सभ्यता पे जी रहे थे। मतलब एक तरह से इंक्लूसिव समाज था, समावेशी समाज था। और
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रह रहे थे, और एक तरफ रूसी जो बहुसंख्यक लोग थे, रूसी भाषा को बोलने वाले या रूसी जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, उनका क्या था, यहाँ पे बहुसंख्यक संख्या में थे। और दूसरे जो लोग थे, जो दूसरे लोग थे जैसे यहूदी थे, उज्बेकी थे, अर्मीनियम थे, ये माइनॉरिटी के लोग थे, माइनॉरिटी में रहते थे, कम संख्या के लोग थे, जिनके ऊपर रूसी लोग क्या करते थे, अपना प्रभाव दिखाना चाह रहे थे, अपने आप को प्रभावशाली समझते थे। और जो जार है वो इसका समर्थन कर रहा था। जार बोल रहा था कि एक धर्म का, जार ने क्या किया कि वहां पे एक धर्म का नारा अपनाया कि एक धर्म होगा आपका रूसी, और इसके अलावा आप कोई भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। गैर रूसी जनता का दमन किया जाने लगा। यहाँ पे दमन का शुरुआत हुआ कि जो गैर रूसी जनता थी, जो बाहर से आके वहां पे बसे हुए थे, जैसे यहूदी थे, फिनी थे, उज्बेकी थे, कजाकिस्तानी थे, ये आर्मीनियम थे, इनको जो है सताया जाने लगा, इनके ऊपर दमन किया जाने लगा, इनकी भाषाओं पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि आपको क्या बोलना है, आपको रूसी भाषा बोलना है, आपको एक धर्म फॉलो करना है, रूसी धर्म फॉलो करना है, आपको एक जार को मानना है, राजा को ही मानना है, आप कोई दूसरी भाषा नहीं बोल सकते, आप कोई दूसरे धर्म को अपना नहीं सकते, इस तरह से आपको एक धर्म को ही अपनाना होगा, तो आप जो है रूस में रह सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पे कोई स्थान नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आपको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, आपका दमन किया जाएगा, आपको छोड़ने के लिए देश विवश कर दिया जाएगा, आपको मजबूर कर दिया जाएगा। तो ये नीति जो थी रूस की, जार की, रूसीकरण की, इसने जो है लोग, अन्य जो वर्ग था उसकी भावनाओं को, जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे, जो अन्य रहन सहन के लोग थे, अन्य संस्कृति के लोग थे, उनको उकसाया और उनको एकजुट किया। किसके खिलाफ? जार के खिलाफ, वहां की सत्ता के खिलाफ। तो इसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। सातवां जो पॉइंट है, बौद्धिक एवं प्रभुत्व वर्ग की भूमिका। बौद्धिक वर्ग, हम जानते हैं कि कहीं भी क्रांति होती है, कहीं भी विद्रोह होता है, तो उसका नेतृत्व एक पढ़ा लिखा तबका करता है, एक पढ़ा लिखा वर्ग करता है। जैसे हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ, या हमारे यहाँ स्वतंत्रता का संग्राम हुआ जिसमें गांधी, नेहरू, ये जो बाहर से पढ़े लोग थे, राजा राम मोहन राय, या दूसरे बुद्धिजीवी लोग थे जो पश्चिम से सभ्यता लिए थे, अंबेडकर, फूले, इन्होंने क्या किया, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था, हमारी जो क्रांति थी, हमारा जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ, उनका नेतृत्व किया। उसी तरह आप फ्रांस की क्रांति देखेंगे तो वहां भी जो शक्तिशाली लोग, जो प्रभुत्वशाली, मतलब बौद्धिक रूप से जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया, क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने जनता को समझाया कि आपके अधिकार होते हैं, आपके कर्तव्य के साथ साथ आपके अधिकार भी बने हैं, आप अपने अधिकारों को समझिए, डिमांड करिए, आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, आपको समानता के अधिकार हैं, आपको जमीन का अधिकार है, आपको प्रॉपर्टी का अधिकार है, आपको कई संघ बनाने का अधिकार है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, आपको न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है। तो इन अधिकारों को प्रभुत्वशाली जो पढ़े लिखे लोग थे, शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार है, जो राजा शोषणकारी है उनके खिलाफ आपको आना चाहिए, आगे आना चाहिए और उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ये जो बौद्धिक तबका था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो रही थी अब रूस में। और आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप में उदारवादी विचार का प्रवेश हो रहा था। उदारवादी विचार जो है वो आ रहे थे, वो सत्ता के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे थे। जैसे इंग्लैंड में आवाज उठाया गया, अमेरिका में आवाज उठाया गया, फ्रांस में आवाज उठाया गया, जर्मनी और इटली में परिवर्तन आ रहे थे। तो ये उदारवादी जो लोग हैं वो अब सुधार की बात कर रहे थे कि अब सुधार होना चाहिए, जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सत्ता में उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ऐसे अब एक आदमी सत्ता को नहीं चला सकता, एक आदमी सत्ता को अपने तरीके से नहीं आगे बढ़ा सकता है, बल्कि उसके अधिकार उसको चाहिए। शिक्षित जो वर्ग था वो राजनीतिक अधिकारों का मांग करने लगा था। जैसे कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा, एक बुद्धिजीवी थे, मैक्सिम गोर्की का नाम सुने होंगे आप, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था माँ। उसमें उन्होंने उपन्यास के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया कि किस तरह से जो है क्रांति में एक माँ की भूमिका होती है। एक माँ जो है, जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, घर की काम करती है, वो भी अपने तरीके से, अब किस तरीके से अपने बेटे के साथ जाती है और क्रांति में भाग लेती है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उसने लिखने का प्रयास किया, उसने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, जो लोगों को उकसाता था, जो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करता था, जागरूक करता था। और इससे क्या हुआ, लोग जो है
जागृत होते थे, उनकी भावनाओं को उठाने का प्रयास करता था और इस तरह से लोग की जो भावनाएं थी वो जागृत होती थी इनके विचारों से। और इनके विचारों का प्रभाव जो है किसानों और मजदूरों पे पड़ा। कई समाजवादी दल बन गए थे उस समय, जो कई प्रकार के समाजवादी दल इनके विचारों से प्रभावित होकर नए नए दल बने, जिनके बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं इस क्लास में। क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेतृत्व बुद्धिजीवियों ने ही किया था। जो लेनिन थे या स्टालिन थे, ट्रॉट्स्की थे, ये क्या थे? वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग थे जो पश्चिमी विचारधारा से, पश्चिमी थॉट से प्रभावित थे और इन्होंने परिवर्तन के लिए अपने आप को आगे किया। और जो अगला पॉइंट है रूस में समाजवाद का प्रभाव। अब हम तो देख रहे हैं कि अब इस पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पश्चिम से उदारवाद, समाजवाद की जो लहर थी वो रूस को प्रभावित कर रही थी। रूस की जनता को, जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे के लोग थे, उनको प्रभावित कर रही थी। तो रूस में समाजवाद का प्रसार भी उस समय हो रहा था। अगला जो पॉइंट है आपका 8वां, वो ये है कि रूस में समाजवाद का प्रसार हुआ। यूरोप का प्रभाव था इसके ऊपर, कृषक एवं श्रमिकों में इसका प्रसार भी हुआ। 1883 के बाद समाजवादी विचारधारा का प्रसार तेजी से हुआ रूस में। 1883 का जो समय था उसके बाद जो है यहाँ पे समाजवादी विचारधारा का प्रसार तेजी से हुआ। समाजवादी विचारधारा बेसिकली सबकी बात करता है कि समाज में समाजवाद का मतलब होता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको जमीन का अधिकार मिले, सबको काम करने का घंटा तय किया जाए वो बराबर हो, मजदूरी सबकी बराबर हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो। तो ये समाजवाद था कि सबको जो है बराबर का अधिकार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको फ्री में स्वास्थ्य मिले, सबको जो है काम करने का अधिकार मिले, सबको प्रतिनिधित्व तो सबकी हो। तो ये समाजवाद था। और समाजवाद की जो विचारधारा थी वो रूस में आ चुकी थी। क्रांतिकारी समाजवादी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे अलग अलग दल बनाए गए। बोल्शेविक और मेंशेविक दल जो आपको मैंने बताया थे वो आगे बनाए गए, जिसमें बोल्शेविकों ने क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अपनी सत्ता को वहां पे सत्ता पे काबिज हुए वो। तो ये आपका 8वां पॉइंट था कि रूस में समाजवाद का प्रसार। अगला हम 9वां पॉइंट पे आते हैं, जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तिगत एवं भ्रष्ट शासन। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो जार निकोलस द्वितीय, जो 300 साल से रोमनो वंश की शासन चल रही थी, उसके अंतिम जो जार था, अंतिम राजा था, वो जार निकोलस द्वितीय था, जो कि 1894 से लेकर 1917 तक सत्ता में था। तो ये माना जा रहा था कि एक भ्रष्ट, अंधविश्वासी और अयोग्य शासक था। इसके अंदर वो क्षमता नहीं थी जो अन्य जार जैसे अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर प्रथम या द्वितीय के अंदर था। वो इसमें क्षमता नहीं थी। वो कुशल नेतृत्व इसमें देखने को नहीं मिलता है जो अन्य जारों के टाइम में हमें देखने को मिल रहा था। तो ये एक अंधविश्वासी होने के साथ साथ अयोग्य और सुशिक्षित था, तो शिक्षित नहीं था। इसके अंदर वो दूरदर्शिता, वो क्षमता नहीं थी जो ये लोगों को मैनेज कर सके और जो रूस की जनता है उसको समझ सके, उस वहाँ पे आगे इसको गवर्न कर सके, चला सके। और इस पे बोला जा रहा है कि जो रासुपुटिन और जो उसकी बीबी जरीना थी उसका बहुत बड़ा प्रभाव था और इन लोगों ने इसको भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में इन लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका उसमें अदा की। तो 10वां पॉइंट है आपका क्रांतिकारियों का सुयोग्य नेतृत्व। अब एक तो ये हो गया कि जार में तो कमियां थी ही, वहाँ की नीतियों में कमियां थी, जार की कमियां थी। अब दूसरा ये पॉइंट है कि जो वहाँ का क्रांति हुआ उसका नेतृत्व जिनके हाथों में था वो एक योग्य व्यक्ति थे जो नेतृत्व को आगे बढ़ा सकते थे, अपने विचारों से, अपने बातों से लोगों को मनवा सकते थे, लोग उनके बातों से प्रभावित हो सकते थे। तो इनमें सुयोग्य नेतृत्व में लेनिन, ट्रॉट्स्की और स्टालिन आपको ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसने लोगों को प्रभावित करने में, वहाँ की जनता को, वहाँ की समाज को अपने मैसेज देने में सफल रहे और लोगों को एकजुट करने में ये सफल रहे और इस वजह से क्रांति जो है वहाँ पे संभव हो पाई। जो लास्ट पॉइंट है आपका तत्कालिक कारण, ये आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। कुछ तत्कालिक कारण होते हैं जो किसी भी क्रांति के लिए जो है आग में घी का काम करते हैं और इसको ज्वालामुखी की तरह फटने में सहयोग करते हैं। तो तत्कालिक कारण में हम जो है मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का प्रवेश और आर्थिक संकट। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भाग लिया था और रूस को बुरी तरह से
हराया था जर्मनी ने। तो इस तरह से इसका आर्थिक जो स्थिति थी, रूस बहुत जल्दी बाहर भी हो गया था प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति जो है चरमरा गई थी और रूस जो है दयनीय स्थिति पे पहुंच गया था। जार वहां की स्थिति को संभाल पाने में अब सही मतलब काबिल नहीं रह गया था। तो 1917 में आप देख रहे हैं कि युद्ध जो है बोल्शेविक क्रांति होती है और 1914 में जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। विश्व युद्ध में हारने के बाद इसकी स्थिति खराब होगी, तो जो विपक्षी लोग थे जो क्रांति करना चाहते थे उनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। उसके लिए एक इसने क्या किया, उर्वरक जो है भूमि के रूप तरह काम किया, उर्वरता के रूप में काम किया और फर्टाइल ग्राउंड के रूप में उन्होंने इसको लिया और इसका फायदा उन्होंने जार के विरुद्ध आंदोलन करने में उठाया। अब बोला कि अब यथासंभव जितना जल्दी हो सके हमें जार के विरुद्ध जो है आंदोलन कर देना चाहिए और इसकी सत्ता को अपदस्थ कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो ये आपके तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध में रूस का शामिल होना और उसकी आर्थिक संकट, आर्थिक स्थिति का दयनीय होना जो है माना गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्च 1917 में क्रांति होती है और जारशाही का अंत कर दिया जाता है। 7 मार्च 1917 की स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। 7 मार्च को जो है पेट्राग्राड जो वहाँ की जो मुख्य शहर था जिसमें जार जहाँ पे रह रहे थे, जार के जहाँ पे महल था, जार का जहाँ पे शासन चल रहा था, पेट्राग्राड उसको बोलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, किसान और मजदूर जो है सड़कों पर आ गए, कारखानों में हड़ताल होने लगे, अत्याचारी शासन का नाश करो के नारे लगाए जाने लगे पूरे पेट्राग्राड में। तो स्थिति को बिगड़ते देखते हुए जार ने क्या किया, 15 मार्च 1917 को शासन अपने भाई ड्यूक माइकल के हाथ में सौंप दिया। बोला कि अब जो है हम अपने शासन से इस्तीफा दे रहे हैं, अब आगे का शासन जो है क्रांतिकारी अपने तरीके से और जो बाकी लोग हैं अपने तरीके से चलाएं। तो इस तरह से 300 वर्ष के रोमनो शासन का क्या हुआ, अंत हो गया इस क्रांति के बाद, मार्च की क्रांति के बाद। और अगला जो क्रांति है अक्टूबर की क्रांति हुई, जो अभी जो उदारवादी अस्थायी सरकार बनाई गई थी मार्च में, उसको अपदस्थ कर दिया गया और लेनिन ने सत्ता पे कब्जा कर लिया, बोल्शेविकों की सत्ता पे कब्जा हो गई और उसने अपने तरीके से नए सरकार बनाए, नए तरीके से रूस को गवर्न करने के लिए पॉलिसी बनाई गई। तो इस तरीके से जो है ये रूसी क्रांति आप लोगों को खत्म हुआ। अब हम सवालों पे आते हैं। कुछ लोग सवाल पूछ रहे होंगे, देखते हैं क्या सवाल हैं आपके। अभी भी आप सवाल लिखकर भेज सकते हैं। एनोनिमस कुछ एक सवाल है कि कैन आई वॉच मिस्ड लाइव वीडियो। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाके अपलोड किया जाएगा अगर वीडियो, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ये ऑफिस के लोग आपको बता सकते हैं, या कोई ऐसा लिंक होगा जहाँ पे वीडियो को अपलोड किया जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है देयर आर 2 लेसन, विच लेसन इज गोइंग ऑन। हाँ, हमें जो है 2 लेसन पढ़ाने हैं आज। अभी जो हम पढ़ा रहे थे रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा रहे थे, रूसी क्रांति। कल का जो आपका क्लास होगा वो जेंडर पे होगा, जेंडर को लेके। व्हाट द मीन ऑफ परिहार। अगला सवाल है कि परिहार का मतलब क्या है। अपरिहार मतलब जो हो नहीं सकता, परिहार मतलब संभव है कि होना ही है, उसको हम परिहार बोलते हैं हिंदी में। अगला सवाल है क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रहा है सर। अगला सवाल है तन्वी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण बता दीजिए। सॉरी, हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, वैसे पहले ही हम बता चुके हैं आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हम पढ़ा चुके हैं आपको। और यहाँ पे रूसी क्रांति की क्लास चल रही है इसलिए हम इसी के बारे में बात कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण के बारे में नहीं बता सकते हैं। सर आप
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना संभव नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ें और बाकी छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है, आपको सारे करने होंगे, क्योंकि आपके 7 या 8 क्वेश्चन जो भी आएंगे उनमें आपको 4 या 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपको सारी तैयारी करनी होगी। तो कोई भी जो भी पढ़ाया जा रहा है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। Causes like corruption, lack of food, can we add this in the causes point? करप्शन, अब हमने आपको बताया था कि हाँ, करप्शन को आप दूसरे तरीके से, आज के पर्सपेक्टिव में उसको करप्शन को मत देखिए, बल्कि उस समय जो जार की भ्रष्ट नीतियां थी, जार का भ्रष्टाचार था, या जार के जो लोग थे वो करप्शन कर रहे थे, और उस टर्म में उसको देखना हाँ जरूरी है, क्योंकि वहां पे करप्शन था तभी काम नहीं हो रहे थे, और जार के खिलाफ लोग जो असंतुष्ट थे, जार अपनी मर्जी से काम कर रहा था, तो करप्शन था। लैक ऑफ फूड भी था, किसानों को कहाँ मिल रहा था, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी तो किसी के पास कुछ भी नहीं थे, तो ये लैक ऑफ फूड भी था। हाँ, सही बात है। कैन वी ऐड दिस इन द कॉजेज पॉइंट? हाँ बिल्कुल, आप ऐड कर सकते हैं। किसानों के पॉइंट में, मजदूरों के पॉइंट में, ये पॉइंट आप लैक ऑफ फूड की पॉइंट जो है आ सकते हैं, और जो दूसरा आपका पॉइंट है करप्शन का, वो भी आ सकता है कि करप्शन जो राजशाही थी या जो कुलीन वर्ग थे, जो सत्ता के कुछ लोग थे, वो करप्शन कर रहे थे। सर आपके, ऋतु रावत हैं, सर आपकी वीडियो ही नहीं आ रही है, मतलब आपका फेस नहीं देख रहा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सर फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण बता दीजिए, तन्वी का सवाल है। आपको मैं पहले भी बोल दिया कि ये रशियन रेवोल्यूशन का क्लास है, रूसी क्रांति के क्लास है। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको हो सकता है कोई और पढ़ाया या पहले पढ़ाया जा चुका है, तो सारा चीज संभव नहीं है कि सब कुछ हो पाए 2 घंटे की क्लास में, तो हमने आपको रूसी रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति जो है अभी पढ़ाना था। ज्वाइन क्यों नहीं होता है? अब इसके बारे में टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे क्यों नहीं हो पा रहा है। हेलो सर, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, मैं तो अपने तरीके से सही से कर रहा हूँ, माइक लगा के, स्पीकर भी है हमारे पास, बाकी लोगों को तो आ रहा है। कभी कभी हो सकता है कि तो आपके नेटवर्क में इश्यू होगा या हमारे, तो बीच में आवाज हो सकता है डिस्टर्ब हो। एक अगला सवाल है कि सर नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कुछ क्या समझ में नहीं आया, आप वो बताते तो मैं क्लियर कर पाता, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई थी? सारा आपने पढ़ लिया, फिर बोल रहे हैं कि कब और क्यों हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, और कारण मैंने आपको बता दिया था कि क्यों हुई थी। उसमें आपको मुख्य रूप से मैंने बताया था कि निरंकुश जार थे वहाँ के, जिनकी नीतियां सही नहीं थी, किसानों और मजदूरों में असंतुष्टता थी, किसान और मजदूर जो थे उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया, और उसको बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो उदारवादी, जो समाजवाद का जो प्रभाव था वो यूरोप से रूस में आ चुका था, नए नए दल बन चुके थे, तो इनका जो है प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा था। डियर सर, कैन यू टेल मी व्हिच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन हिस्ट्री एग्जाम, बिकॉज me only history exam is pending in 3rd year, so please tell me personally 5-10 question for the exam purpose। इस तरह से 5-10 क्वेश्चन नहीं आपको बता सकते हैं कि यही आएंगे, पर हाँ आपके जो सिलेबस है, जो उसमें टॉपिक्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार,
आपको ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, आपको जेंडर का टॉपिक है, आपको रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक है। ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम वर्ल्ड वार के कारण क्या थे, द्वितीय वर्ल्ड वार के कारण क्या थे, इनके परिणाम क्या हुए, राष्ट्र संघ का बनना, विघटन, ये सब टॉपिक हैं जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रूसी क्रांति से सवाल आएंगे, आपको जेंडर से सवाल आएंगे, तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई थी? फिर वही सवाल, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी नवंबर में, जिसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और क्यों हुई थी आपको मैंने बता दिया है कि इसके होने के मेन जो रीजन है वो वहां पे जार की निरंकुशता जो है उसकी मेन रीजन थी। जार सही से काम नहीं कर पा रहा था, भ्रष्ट था, दूरदर्शी नहीं था, किसानों मजदूरों में असंतोष की भावनाएं पैदा हो गई थी, इस वजह से वहां पे क्रांति हुई। क्लासेज नहीं हो रही हैं, क्लासेज नहीं हो रही, कोरोना वायरस की वजह से आपकी क्लासेज नहीं हो रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेज ली जा रही हैं। सर गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। ज्वाइन क्यों नहीं होता है? ये हो सकता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा हो। रूस की क्रांति का विश्व पर क्या असर रहा होगा, आपका सवाल शायद। तो हाँ, रूस की क्रांति का पूरे विश्व पर असर रहा, क्योंकि रूस की क्रांति होने के बाद वहाँ पे एक नए तरीके से सरकार की गठन की गई, नए सरकार बनी जिसमें औद्योगिक प्रगति तेजी से हुई। और इस औद्योगिक प्रगति ने जो है वहाँ पे, एक तो आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में रूस जो है मजबूती से हिस्सा लिया, और आगे चल के जब आप अमेरिका का एक तरफ प्रभुत्व बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ रूस का, और आप शीत युद्ध के बारे में जानते होंगे, शीत युद्ध चल रहा था जिसमें रूस और अमेरिका दो अलग अलग धड़े बने। तो एक बड़ा प्रभाव था रूस की क्रांति का पूरे दुनिया पे और रूस पे भी, और इसने पूरे दुनिया को एक, जैसे जो मार्क्सवाद की बात हम करते हैं, हम बोलते हैं कि मार्क्सवाद और समाजवाद सबसे पहले कहीं आया तो चीन और रूस में आया। तो वहाँ पे एक समाजवादी सरकार का गठन हुआ, मार्क्सवादी सरकार का गठन हुआ, जो पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में पेश किया गया है। इस क्रांति का प्रभाव हमारे स्वतंत्रता आंदोलन पे भी पड़ा। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ऐसे लोग थे जो मार्क्सवादी लोग, जो रूसी क्रांति से प्रभावित थे या रूस में रह के अपना अभियान चला रहे थे। तो इसका प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ा। रूस की क्रांति और उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? सही सवाल है कि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम जान सके कि उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आपको ये समझना होगा कि जब उस समय अधिकारों की बात हो रही है, सरकार जो है किस तरह से काम कर रही है, किसानों और मजदूरों की स्थिति खराब हो रही है। तो आज के टाइम में, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस के टाइम में हम बात कर रहे हैं कि हमारे मजदूर फंसे हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो सरकार को या हमें ये पता होता है कि ऐसी चीजें जो है सही नहीं है, असंतुष्ट करके हम किसानों को, मजदूरों को लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमें कोई पैकेज देने पड़ेंगे, कोई सहायता करनी पड़ेगी। हर स्टेट को अपनी जिम्मेवारियां तय करनी पड़ेंगी। आपकी जवाबदेही तय होगी। इससे हमें सबक मिलता है कि हर एक सरकार की अपनी जवाबदेही तय होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो। तो जब तक सरकार जवाबदेह नहीं होगा, वो अपने तरीके से, निरंकुश तरीके से शासन करता रहेगा। तो इसकी प्रासंगिकता यही है कि एक जवाबदेह सरकार का होना जरूरी है, नहीं तो लोग क्रांति करेंगे, लोग विरोध में जाएंगे और स्थिति जो है बिगड़ जाएगी। जो मेन पॉइंट है वो बता दीजिए, बाकी का रिवाइट कर लेंगे। आपको सारा मेन पॉइंट ही मैंने 2 घंटे में बताया है। ग्लोबलाइजेशन कब होगी सर? ग्लोबलाइजेशन अभिनव सर आपको पढ़ाएंगे शायद, पता नहीं आज पैरेलल चल रही थी या कल होगी। आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा शेड्यूल में जाके कि कब क्या होगा। व्हेन विल एग्जाम कंडक्टेड? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आपको जो है एग्जाम ब्रांच वाले ही बता पाएंगे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी के लोग बता पाएंगे। कैन यू प्लीज टेल मी? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता कि एग्जाम कब होंगे आपके। सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी वीडियो डैशबोर्ड पे नहीं मिली, कहाँ मिलेगी? एक बार बता दीजिए प्लीज। अभी मैंने क्लास अभी हमारी खत्म नहीं हुई, तो आपकी वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाएगी, बल्कि अभी टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा उसके लिए। 30 सेकेंड और टाइम है हमारे पास। सर
कल कार्ल मार्क्स के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक का नाम था उनके। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, प्लीज बता दो कि आप कौन सा चैप्टर करवा रहे हो। रूसी रेवोल्यूशन करा रहे हैं। सर कहाँ हो आप? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो बुक लिखी गई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसका नाम था। सर आज आप जो पढ़ा रहे हैं इसके कुछ भी पॉइंट देखिए गूगल से, कुछ पिक भी भेज दीजिए गूगल से। गूगल से मैं पिक नहीं भेज सकता, इसमें चैप्टर नंबर आप देख लीजिएगा कौन से आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर नंबर है। सर किस टाइप का क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम में ये? सर एग्जाम कब तक होगा नहीं पता है हमें। रशियन रेवोल्यूशन इफेक्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। नहीं, रशियन रेवोल्यूशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार को इफेक्ट नहीं किया था, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने रशियन रेवोल्यूशन को इफेक्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार पहले हुआ था और रशियन रेवोल्यूशन बाद में हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था। लेनिन कौन है? लेनिन वहाँ के एक नेता थे, जैसे क्रांतिकारी नेता, जैसे हमारे यहाँ गांधी और नेहरू हुए उस तरह से वहाँ पे लेनिन को माना जाता था। सर वर्ल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? किसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? रूसी क्रांति का मैंने आपको बता भी दिया कि वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो रूसी क्रांति के तत्कालिक कितने कारण थे? तत्कालिक कारण बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बल्कि 2-4 कारण होते हैं। जैसे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस का शामिल होना, रूस का जर्मनी से हारना और उसकी आर्थिक स्थिति का खराब होना उस समय के तत्कालिक कारण थे। सर कोर्स तो बहुत बड़ा है, बाकी का कैसे पूरा होगा? हो जाएगा। आप लोगों को बहुत चीजें बता दी गई हैं और लगातार क्लास चल रही हैं, तो आप लोग ध्यान से उसको देखिए और खुद से थोड़ा तैयारी करिए। सर कैन आई गेट द नोट्स? हाँ, आपको अपलोड हो जाएगा वीडियो और नोट्स भी, अगर संभव होगा तो हम भेज देंगे। पहले भी भेज चुके हैं। सर आपने कौन सा चैप्टर करवाया? चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन है। नीसू सर की क्रांति में सर पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं? ठीक है, फिर आपके यही सब सारे सवाल हैं। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सर? इससे कारण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ऐतिहासिक लेखन के बारे में पूछा जा सकता है, जो इतिहासकारों के जो विचार हैं, जो व्यूज हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।